जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम, वालेकुम सलाम। अच्छा चले, जस्ट वी विल स्टार्ट इन अ कपल ऑफ मिनट्स। हाँ जी बच्चे, क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? कौन सा स्टूडेंट रिव्यू करेगा? फ्लोरोस्कोपी पढ़ी थी हमने। क्या पढ़ाया था फ्लोरोस्कोपी में? व्हाट इज फ्लोरोस्कोपी? कौन सा बच्चा बताएगा? शाबाश, खुद से बताएं। बेटा ये आपके क्लास मैम पार्टिसिपेशन के फ्लोरो मार्क्स हैं, इसमें से मैम आप में से फ्लोरोस्कोपी कोई में भी रिस्पॉन्स नहीं करता हूँ। हाँ जी बताएं। मैम फ्लोरोस्कोपी में रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस जो है वो हम लोग इंजेक्ट करते हैं और उसके एक्सरेज की जो है वो आ जाती है उसमें टाइप में। हम्म। और उसके अलावा टाइप? मैम एक्सरेज में बेटा ओ एक्सरे सॉरी, की टाइप? नो एक्सरे की मैम मतलब टाइप? कि नो मैम एक्सरे की टाइप नहीं, मतलब कि एक्सरेज उसमें मतलब इन्वॉल्व होते हैं इमेजेस उसको प्रोवाइड करने के लिए। एक्सरेज यूज हो रही होती है ना, यानी कि आप यस कह सकते मैम। हैं कि एक्सरे वाला प्रिंसिपल यूज हो रहा होता है। बट आप ये तो नहीं कह सकते ना कि एक्सरेज का जो हाई है वो क्या डोज। यस अच्छा मैम, चले एक्सरेज और। की हाई डोज उसमें यूज होती है वो, लेकिन इसमें ये है कि स्टैटिक और डायनामिक दोनों तरह की इमेजेस देती है। और उसके अलावा इसमें डिफरेंस ये यही है कि मतलब कि ये जो है वो पिक्चर दे रही होती है मूविंग डिफरेंट एंगल से। चले बेटा मुझे ये बताएं, इसको हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? मैम फ्लोरोस्कोपी को हम लोग मतलब कि हम लोग इसमें ये भी कर सकते हैं जैसे एंडोस्कोपी वगैरह या कोई भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के लिए भी कर सकते हैं और जीएचडी स्टडीज के लिए। ठीक है, कोई मुझे आप एग्जांपल दोगी? कोई भी क्लिनिकल मैम एग्जांपल दे दे जिस केस में हम यूज कर सकते हैं। मैम ये स्केलेटल मैम मसल वगैरह और यूरिनेटरी सिस्टम वगैरह के लिए यूज होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह के लिए। ओके जी, ठीक हो गया। चले बच्चे जी महानूर, बेटा आप महानूर रहमान, यस आप तो मैम। दूसरे, आपने दूसरे सेक्शन में क्लास ली है ना बेटा, तो आपका कौन सा यस सेक्शन है? मैम। मैम मेरा भी यही वाला सेक्शन है लेकिन वो मिस हो गई थी क्लासेस, ये एक सेक्शन आगे है जिसकी वजह से मुझे वो भी लेनी पड़ रही है। कौन सी मिस हो गई थी? इस सेक्शन में मिस हो गई थी क्लास? मैम ये ना क्लासेस ये क्लास आगे है, जैसे फ्लोरोस्कोपी अभी उसमें नहीं पढ़ा हम्म। हमने अभी उधर हम लोगों ने, इसलिए क्योंकि वो आगे ये वाला सेक्शन आगे जिसकी वजह से उधर से भी ले रही हूँ क्लासेस में। बेटा फिर अब आप इस सेक्शन के साथ रहें या उस सेक्शन के साथ रहें ना, दोनों में थोड़ी ना क्लासेस लें आप। हम्म। मैम लेक्चर्स पूरे करने की वजह से मैं वो भी ले रही हूँ तो अब क्योंकि आज मैंने तो वो हमने लेक्चर्स नहीं लिए हुए। एक लेक्चर का डिफरेंस है सिर्फ हमारे पास। हम्म। यस मैम। मैम वो जो आपने लेक्चर दिया है ना आज वो भी नहीं था और उसके हम्म। अलावा फ्लोरोस्कोपी अभी उधर नहीं पढ़ा हुआ, शायद 2 लेक्चर्स पीछे हैं। बेटा नहीं, दो लेक्चर पीछे नहीं है, हमने सिर्फ वहां पे ना फ्लोरोस्कोपी नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, मैंने यस इसी मैम। वजह से ही आज उस क्लास में ना जो है वो आपको बेसिकली ये पढ़ाया है, सीटी से ही शुरू किया ताकि हम दोनों ये जो क्लासेस है ना ये दोनों एक साथ हो जाए। ओह ठीक है, एक क्लास थैंक यू सिर्फ मैम। एक लेक्चर का डिफरेंस है हमारे पास। फ्लोरोस्कोपी मैंने आपको इस सेक्शन को पढ़ाया हुआ है, और आपका वो जो हमारा दूसरा ई सेक्शन है उन्होंने फ्लोरोस्कोपी नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, बाकी सारे जो है वो सेम लेक्चर्स हैं। तो इसीलिए यस मैंने मैम। फ्लोरोस्कोपी मिस कर दिया था कि मैं सेक्शन ई को जो है वो फ्लोरोस्कोपी फिर हमारा छोटा सा एक बेसिकली टॉपिक है, तो वो हम फिर कभी किसी एंड पे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये मैंने दोनों को सेम करने के लिए किया था। एनीवेज, आपने अगर नई भी क्लास लेनी, वो वाली क्लास ली हुई है तो आप देख लें, जैसी भी आपकी मर्जी है। एनीवेज चलो बच्चों, नेक्स्ट जो है वो आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, दैट इज बेसिकली अबाउट द सीटी स्कैन। ठीक है जी, सीटी स्कैन जब हमने इंट्रोडक्शन टू रेडियोलॉजी पढ़ा था तो उसमें भी जो है वो हमने एक थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लिया था कि सीटी स्कैन जो है वो किस तरह से जो है वो हमारे जो रेस्ट ऑफ द रेडियोलॉजिकल मोडालिटीज हैं उनसे डिफरेंट है। ठीक है जी, और उसके अलावा जो है वो किस तरह से इसमें हमारे पास क्या सिमिलैरिटी क्या है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी तो है वो बेसिकली एक ही थी कि इसमें हमारे पास जो रेज हैं वो यूज हो रही हैं, वो एक्स रेज यूज हो रही हैं। ठीक है जी, फ्लोरोस्कोपी में भी हम एक्स रेज यूज कर रहे थे, और एक्सरे इटसेल्फ में भी हमारे पास एक्सरेज जो है वो यूटिलाइज हो रही होती है। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, जिसको हम सीटी स्कैन कहते हैं, फर्स्ट यू शुड नो दैट व्हाट
डज द कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी वर्ड मीन्स। ठीक है जी बच्चों, तो टोमोग्राफी का क्या मतलब है? टोमोग्राफी का ये मतलब है कि जो मैंने आपको जब इंट्रोडक्टरी हमने लेक्चर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि सीटी स्कैन में हम स्लाइसेस के अंदर इमेज देखते हैं, ठीक है, या क्रॉस सेक्शनल इमेज जो है वो देखते हैं। इस तरह की इमेज मैंने आपको एक दिखाई थी और मैंने आपको बताया था कि हम स्लाइसेस के अंदर या क्रॉस सेक्शनल इमेज जो है वो सीटी की हेल्प से जो है वो देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पेशेंट है जो लेटा हुआ है और उसके हम ब्रेन का सीटी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखें, ये सबसे उसका अपर वाला पोर्शन है, बोनी पार्ट है स्कल का। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला रीजन, उसके नीचे फिर हमारे पास वेंट्रिकल्स नजर आ गए, इंटरनल कैप्सूल्स नजर आ गए, सल्काई गहराई नजर आ गए। उससे फिर हम जब नीचे चले गए सबसे, तो हमारे पास सेरिबेलम, मेडुला, पॉन्स भी जो है वो नजर आ गए, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसने ऊपर से लेके फ्रॉम द टॉप ऑफ द ब्रेन से, वॉलेट ऑफ द ब्रेन से लेके स्कल के जो बेस ऑफ द स्कल है वहां तक हमें स्लाइसिस के अंदर जो है वो डिफरेंट इमेजेस इस तरह से दिखाती हैं, ठीक है। अब हमें पता चल जाएगा कि अगर कोई फ्रैक्चर होगा ब्रेन का तो भी हमें नजर आ जाएगा, ठीक है, या कोई बोनी डिफॉर्मिटी होगी, कोई बोनी एबनॉर्मलिटी आई होगी तो भी पता चल जाएगा। अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कोई लीजन आया होगा तो भी हमें पता चल जाएगा। अगर इंटरनली कोई इंटरनल कैप्सूल वेंट्रिकल्स में कोई जो है वो लीजन होगा, कोई डिफॉर्मिटी होगी तो भी आपको पता चल जाएगी। और अगर सेरिबेलम के लेवल पे, मेडुला, पॉन्स के लेवल पे होगा तो भी हमें इजीली जो है वो विजुअलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो सीटी स्कैन है बेसिकली, उसकी हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल ही ये है, या इसका बेसिक प्रिंसिपल नहीं है बल्कि आप कहेंगे कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही ये है, ठीक है, कि ये हमें इस तरह से स्लाइसेस के अंदर, या आप इसको कह सकते हैं कि क्रॉस सेक्शनल इमेज जो है वो दिखा रही होती है, ठीक है। तो टोमोग्राफी क्या है, जो हम स्लाइसेस के अंदर स्टडी कर रहे हैं। और कंप्यूटराइज्ड का क्या मतलब है कि एक हमारे पास स्पेसिफिक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होता है जो कि स्लाइसेस को या क्रॉस सेक्शनल इमेज को हमें जो है वो कंप्यूटराइज्ड करके एक एक्सरे फिल्म के अंदर जो है वो क्या करता है, उसको शो करता है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सीटी स्कैन इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्सरे, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि बेसिक प्रिंसिपल सीटी स्कैन का एक्सरे से ड्राइव है, कि देखिए एक्सरेज जब हमने पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि एक्सरेज जो है वो बॉडी के अंदर डिफरेंट टिश्यूज हैं और डिफरेंट डेंसिटी के टिश्यूज हैं, ठीक है। तो हर टिश्यू की अपनी एक कैपेसिटी होती है, उसके अकॉर्डिंगली वो रेस को जो है वो अलाउ करेगा कि वो उसके अंदर से रेस पास हो, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास चूंकि सीटी स्कैन में भी डिफरेंट टिश्यूज की, हम डिफरेंट ऑर्गन्स की, डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स का स्कैन करेंगे, तो जब एक्सरेज हमारे बॉडी से पास होंगी तो डिफरेंट टिश्यूज हैं, हर एक की डिफरेंट डेंसिटी है। तो जब एक्सरेज उससे पास होंगी तो हर एक्सरे अपना, हर टिश्यू अपनी इंटेंसिटी के मुताबिक, अपनी डेंसिटी के मुताबिक उसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और कुछ टिश्यूज हैं वो फुली एब्जॉर्प्शन अलाउ करते हैं, कुछ टिश्यूज जो है वो टू सम एक्सटेंट जो है वो एब्जॉर्प्शन अलाउ कर रहे होते हैं, ठीक है। और कुछ टिश्यू जो है वो बिल्कुल जो है वो एब्जॉर्प्शन अलाउ नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो फिर इसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास इमेज का जो है वो एक कलर जो है वो अपीयर हो जाता है, ठीक है। आपको याद होगा कि जब हमने एक्सरे पढ़ा था तो मैंने आपको एक ग्रे स्केल दिखाया था, ठीक है। और उस ग्रे स्केल के ऊपर मैंने आपको बताया था कि एयर हमें किस तरह की नजर आएगी एक्सरे में, बोन किस तरह की नजर आएगी, सॉफ्ट टिश्यू किस तरह का नजर आएगा, ठीक है। वो जो सारे डिफरेंसेस आ रहे थे, वो जो ग्रे स्केल हमने बनाया था वो किसकी बेसिस पे बनाया था, वो हमने एब्जॉर्प्शन की बेसिस पे बनाया था, ठीक है। कि हर टिश्यू एक्सरेज को कितना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है और कितना अपने अंदर से उसको इमिट कर रहा है या स्कैटर कर रहा है, ठीक है। तो सीटी स्कैन में भी हमारे पास एक्सरेज ही यूज हो रही हैं। उसी तरह से सेम प्रिंसिपल पे होगा कि कुछ टिश्यूज इसको फुली एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ टू सम एक्सटेंड करेंगे, और कुछ जो है वो इसको स्कैटर कर देंगे या डिफ्लेक्ट कर देंगे। A computerized CT scan combines a series of X-ray images taken from different angles and uses computer processing to create cross-sectional images or slices of the bones, blood vessels, and soft tissues inside the body. ठीक है। अब बच्चे जरूरी नहीं है कि सीटी स्कैन सिर्फ ब्रेन का ही होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के या कुछ लोगों के माइंड में यही इमेज होता है कि हम सीटी सिर्फ ब्रेन का करते हैं, ठीक है। बल्कि ऐसा नहीं है, हमने किसी भी बॉडी के ऑर्गन का अगर जो है वो स्लाइसिस में इमेज लेना है या क्रॉस सेक्शनल इमेज लेना है तो वी कैन टेक इट विद द हेल्प ऑफ द सीटी स्कैन, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सीटी स्कैन हमें क्यों स्लाइसिस में या जो है वो क्रॉस सेक्शनल इमेज दे रहा है। आप देखिए ना, सोचने की बात तो ये है कि इसमें भी एक्सरेज ही यूज हो रही है, और प्लेन रेडियोग्राफी में या एक्सरेज जो हम करते हैं उसमें भी एक्सरेज ही यूज हो रही है, ठीक है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि हमें स्लाइसिस में इमेज देता है, वो क्या देता है कि सीटी स्कैन कह रहा है कि हमें इमेज देता है फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, ठीक है। यानी कि बॉडी में जब भी कोई आप ऑर्गन का स्कैन करेंगे तो वो हमें डिफरेंट एंगल से उसका इमेज लेगा, ठीक है। जो एक्सरे होता है, मैंने आपको बताया था कि पेशेंट को हम सिंपल डिटेक्टर के सामने खड़ा करते हैं और पेशेंट का इमेज जो है वो एक स्टैटिक इमेज हमारे पास आ जाता है, ठीक है। आप देखें डिफरेंट व्यूज हमने एक्सरे के पढ़े थे, एपी व्यू पढ़ा था, लेटरल पढ़ा था। उन सब व्यूज में हमें इस तरह नहीं हुआ था कि हमने पे हाथ रखा और लेटरल व्यू आ गया, ठीक है। हमने हाथ जिस मर्जी तरह से रख लिया और हमें एपी व्यू भी मिल गया, जिस मर्जी तरह से रख लिया और हमें
पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू मिल गया, ठीक है। हमने कितने सारे व्यूज पढ़े थे और उन सब व्यूज के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए स्पेशल या स्पेशलाइज्ड हमारे पास पोजीशंस है। अगर हम उस स्पेशल पोजीशन में पेशेंट को नहीं रखेंगे तो वो स्पेशल व्यू हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सीटी स्कैन में हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास डिटेक्टर होता है या एक्सरे ट्यूब होती है, वो जो एक्सरेज जनरेट कर रही होती है वो डिफरेंट एंगल्स के साथ बॉडी के ऊपर जो है वो जाती हैं, ठीक है। जब वो डिफरेंट एंगल्स के साथ जाके बॉडी को हिट करती हैं तो वो डिफरेंट एंगल्स के साथ आपका जो है वो इमेज जो है वो स्लाइसिस की या क्रॉस सेक्शनल फॉर्म में हमें जो है वो दे देती हैं, ठीक है। अभी हम आगे जब मशीन पढ़ेंगे तो आपको ये और बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। सीटी स्कैन इमेजिंग प्रोवाइड मोर डिटेल इंफॉर्मेशन देन प्लेन एक्सरेज डू, ठीक है बच्चों। अब ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। क्यों ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है स्कैन? क्योंकि ये हमें क्रॉस सेक्शनल स्लाइसिस की फॉर्म में इमेज दे रहा है विद डिफरेंट एंगल्स, ठीक है। एक स्टैटिक, एक सिंगल या 2D इमेज नहीं दे रहा, बल्कि क्रॉस सेक्शनल स्लाइसिस की फॉर्म में डिफरेंट एंगल्स के साथ जो है वो हमें व्यू दे रहा है, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर मैंने इस पेशेंट का, हम लोगों ने ब्रेन का एक्सरे कराया होता, लेट्स सपोज, ठीक है, तो हमें किस तरह का एक इमेज आना था? आपको एक नॉर्मल इमेज आ जाना था जिसके अंदर आपको जो है वो इस नजर कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं होना था कि कहाँ पे जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, कहाँ पे सेरिबेलम है, कहाँ पे बोन पड़ी हुई है। उन्होंने उससे सिर्फ आपको एक इमेज दे देना था जिसमें जो है वो आपको सुपर इम्पोजिशन हुई हुई स्ट्रक्चर्स की नजर आ जानी थी, ठीक है। आपको ना पता चलता कि कहाँ पे कोई ट्यूमर पड़ा हुआ है या कहाँ पे कोई हैमरेज हुआ हुआ है या हेमाटोमा बना हुआ है। बट सीटी ने क्या किया है कि हमें इस तरह से स्लाइसिस की फॉर्म में या क्रॉस सेक्शनल इमेज जो है वो प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो दिस इज क्लियर के सीटी हमें मोर इन्फॉर्मेशन देता है एज कंपेयर टू द प्लेन एक्सरेज। सीटी स्कैन कैन बी यूज्ड टू विजुअलाइज नियरली ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इज यूज्ड टू डायग्नोज डिजीज और इंजरी एज वेल एज टू प्लान मेडिकल, सर्जिकल और रेडिएशन ट्रीटमेंट, ठीक है बच्चे। तो मैंने जैसे अभी आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि जरूरी नहीं है कि आपने सीटी ब्रेन ही करना है। हम डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी के, आप एब्डोमेन का भी सीटी करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हम जो है वो बोन्स का भी जो है वो सीटी करते हैं, ठीक है। कोई डिजीज हमें डायग्नोज नहीं हो रही है, कोई मेटास्टेटिक डिजीज जो है वो बोन के अंदर स्प्रेड कर गई है और हमें नहीं पता चल रहा कि वो कितनी लेवल पे स्प्रेड की हुई है या उसका वो किस लेवल पे, या क्या ग्रेड है उस डिजीज का, तो उसको भी हम सीटी की हेल्प से कर लेते हैं, ठीक है। कोई फ्रैक्चर हमें डायग्नोज नहीं हो रहा तो भी हम सीटी की हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह से एब्डोमिनल ऑर्गन्स में कोई मैस हम बना हुआ है, हमें वो नहीं डिटेक्ट हो पा रहा अल्ट्रासाउंड के ऊपर, ठीक है। हमें नहीं पता चल रहा कि जो है वो मैस जो है वो आइदर बिनाइन है या वो जो है वो जो है वो ट्यूमर ग्रोथ सेल्स हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सीटी की हेल्प से उस मैस का क्रॉस सेक्शनल इमेज लेंगे। जब उसका क्रॉस सेक्शनल इमेज आ जाएगा तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वो सेल जो है या वो टिश्यू जो है वो कैंसरस है या वो कैंसरस नॉर्मल टिश्यू है, ठीक है। तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट को प्लान करने में हमने पेशेंट की सर्जरी करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। डेफिनेटली अगर हमें लगता है कि वहाँ पे कैंसरस टिश्यू है और यहाँ कोई ऐसा रेड फ्लैग साइन है जिसके लिए हमें एट द स्पॉट सर्जरी करने की जरूरत है, तो कौन हमें हेल्प कर रहा है? सीटी स्कैन हेल्प कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से रेडिएशन ट्रीटमेंट, ठीक है, कि अगर आपने पेशेंट को कोई थेरेपी देनी है, कीमोथेरेपी देनी है, या हमने जो है वो कैंसर को टिश्यू ग्रो कर गया उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, आइदर ओरल कीमोथेरेपी है या फिर जो है वो रेडिएशन के फॉर्म में थेरेपी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि दोनों तरह की थेरेपीज होती हैं। कभी कभी हम मेडिकेशन के थ्रू कीमोथेरेपी देते हैं जिसको हम ओरल थेरेपी कीमोथेरेपी कहते हैं, और एक हम रेडिएशन के थ्रू भी देते हैं, ठीक है। तो उन दोनों में अगर हमने देखना है कि उसका साइज जो है ट्यूमर का वो स्प्रेड तो नहीं कर गया, उसने किन किन स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व किया हुआ है, तो उसमें हमें कौन हेल्प करेगा? सीटी हेल्प करेगा, ठीक है बच्चों। तो आप देखें कि सीटी स्कैन हमारे पास कितनी ज्यादा जो है वो हेल्पफुल इंफॉर्मेशन हमें जो है वो प्रोवाइड कर रहा है रिगार्डिंग एनी डायग्नोस्टिक एज वेल एज द ट्रीटमेंट पर्पसेस, ठीक है। हमने जो है वो फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि रेडियोलॉजी इटसेल्फ इज अ बेसिकली बैकबोन ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन, ठीक है। क्योंकि आप देखें कि हमारे पास अगर स्कैनिंग ना हो, हमारे पास अगर इमेजेस ना आए, एक्सरे ना आए, तो डॉक्टर्स को या सर्जन्स को देखने से तो नहीं पता चल जाएगा कि इस पेशेंट का फ्रैक्चर हुआ हुआ है, ठीक है, या इस पेशेंट के यहाँ पे ट्यूमर पड़ा हुआ है, या इस पेशेंट के यहाँ पे कोई मैस बन गया है। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम सस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या हम क्या कर सकते हैं, हम किसी पेशेंट के क्लिनिकल प्रेजेंटेशन से कह सकते हैं कि हो सकता है कि इसको ये हो, ठीक है। राइट साइड पे पेन हो रही है, अच्छा जी हो सकता है कि इसको जो है वो ये स्टमक का पेन आ गया, ठीक है जी। अब इंटेस्टाइन की पेन आ रही है, हमने क्वाड्रेंट्स पढ़े हुए हैं, हमें पता है कि राइट साइड पे ये पड़ा हुआ है, स्टमक किधर पड़ा हुआ है, लिवर कहाँ पड़ा हुआ है, तो हम सिर्फ सस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फर्दर एक्यूरेसी के लिए, डायग्नोस करने के लिए हमें रेडियोलॉजिकल मोडालिटीज जितनी भी हैं उन सब की जरूरत जो है वो जरूर पड़ती है, ठीक है। अदरवाइज हम प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं बना सकेंगे और ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रॉपर नहीं मिलेगा। अच्छा जी, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी ओरिजिनली नोन एज कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी
एंड बॉडी सेक्शन रेटिनोग्राफी, ठीक है जी, ये इसके डिफरेंट नाम है। यूजुअली वैसे तो आपने देखा है कि अक्सर प्रैक्टिस में जो हम यूज कर रहे होते हैं वो सीटी स्कैन या सीटी स्कैन यूज कर सकते हैं, बट इसको आप ये दो नाम भी इसके हैं। ये वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजाइन बाय गॉडफ्रे एंड हाउसफील्ड टू ओवरकम द विजुअल प्रेजेंटेशन चैलेंजेस इन रेडियोग्राफी एंड कन्वेंशनल टोमोग्राफी, ठीक है जी। तो बेसिकली ये गॉडफ्रे एंड हाउसफील्ड ने बेसिकली इसको डिजाइन किया था और इसका पर्पस क्या था कि जितने भी हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं डिजीजेस को डायग्नोज करने में या ट्रीटमेंट्स को प्लान करने में, उन सब में आपको डेफिनेटली देखो बच्चों, जैसे ही आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है उतना ज्यादा आपको जो है वो इस चीज में हेल्प नोट मिलना शुरू हो जाती है, ठीक है। आप अगर सिंपल मैं आपको एक ऐसी नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ कि आप देखें पहले जो है जो आप जैसे आजकल फीमेल्स के फेस पे हार्मोनल ग्रोथ हो रही है, हेयर हार्मोनल जो है वो ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, चिन पे या कहीं भी। तो पहले ही होता था कि डॉक्टर जो था वो सिंपल लेके जाते थे किसकी तरफ, जो है वो हार्मोनल रिजीम्स के ऊपर और मेडिकेशंस के ऊपर लेके जाते थे, ठीक है। अब क्या है कि अब हमारे पास टेक्निक्स एडवांस हो गई हैं, ठीक है, लेजर थेरेपीज आ गई हैं। आप पेशेंट को जो है वो लेजर के थ्रू उनके जो सेल्स हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ को भी जो है वो मेडिसिन भी देते हैं और एट द सेम टाइम जो हम सेल की ग्रोथ हैं, जो रूट्स हैं, उनको भी डैमेज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो पेशेंट के लिए भी फैसिलिटी मिल गई और जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी फैसिलिटी मिल गई। इसी तरह से जब हम जितने भी चैलेंजेस हमें आते थे कि हमें नहीं डायग्नोज कर पाते थे डॉक्टर्स की क्या पेशेंट को प्रॉब्लम है, किस लेवल का है, किस एक्यूरेसी के साथ उसको जो है वो डायग्नोज नहीं कर पाते थे, और जब डायग्नोज नहीं कर पाते थे तो ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होता था, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट, मोबिलिटी रेट हमारे पास जो है वो ज्यादा था, ठीक है। तो अब सिटी आ गया है तो उसमें जो है वो सही सारे प्रॉब्लम जो है वो overcome हो गए हैं। Plain radiography involves X-rays that passes through the patient and create an image directly on a photographic film. Image is basically a shadow. Shadows give you an incomplete picture of an object's shape. ठीक है बच्चों, तो अब हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि एक्सरे में सिंपल हम एक कोई भी जो है वो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको रखते हैं और हमें पास एक स्टैटिक इमेज जो है वो आ जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, एक बिल्कुल शेडो की फॉर्म में इमेज आ जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि हमें क्रॉस सेक्शनल इमेज नहीं आ रहा होता, हमें बोन का आउटर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, आपको इनरली उसके जितने भी चेंजेस हैं वो आपको स्पेसिफाइड फॉर्म में जो है वो एक्सरे के अंदर नजर नहीं आ रही होंगी, ठीक है। जैसे कि एक आपने कोई पिक्चर जो है वो स्केच किया है, इस तरह से हमें एक्सरे के ऊपर जो है वो एक इमेज आ रही होती है। तो आपको एक्सरे या प्लेन रेडियोग्राफी सिंपल एक शेडो दे रहा है, और सीटी स्कैन क्या कर रहा है, उस शेडो के वो हमें स्लाइसेस या फिर जो है वो क्रॉस सेक्शन इमेज जो है उसके फॉर्म में करके दिखा रहा है। अच्छा जी बच्चों, ये अब हमारे पास आ गया है डिफरेंट प्लेन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। हमारे जो बॉडी है अगर हम उसको डिफरेंट प्लेन्स के या डिफरेंट एक्सेस के थ्रू जो है वो डिवाइड करें तो वी आर बेसिकली हैविंग थ्री मेजर प्लेन्स, ठीक है जी, कोरोनल और फ्रंटल प्लेन, ठीक है जी, जो कि आपकी बॉडी को फ्रंटल से याद रख लें, जो कि फ्रंट और बैक में डिवाइड कर रहा होता है, दैट इज द कोरोनल और द फ्रंटल प्लेन। उसके बाद हॉरिजॉन्टल, एक्सियल या ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है जी। ट्रांसवर्स कौन सा है, जो कि 90 के एंगल में हमारी बॉडी को जो है वो डिवाइड कर रहा होगा, किस पार्ट में, अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद रहता है हमारे पास मीडियन प्लेन, सैजिटल या लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, ठीक है जी। मीडियन से अगेन वही बात है, जो कि मीडियली आपकी बॉडी को डिवाइड करेगा और राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये आप सब लोगों ने आई थिंक अब तक शायद पढ़ ही लिए होंगे प्लेन्स, ठीक है। तो ये प्लेन्स पढ़ाने का मकसद ये है कि आप लोग ये याद रखें कि ये बॉडी के डिफरेंट प्लेन्स किस तरह से बॉडी को जो है वो डिवाइड करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास क्रॉस सेक्शनल इमेजेस आते हैं तो उसमें अगर आपको स्ट्रक्चर्स के का जो है वो हमें देखने पड़े तो उसमें इमेजेस के थ्रू भी आप बता सकते हैं कि ये जो इमेज है ये बॉडी का जो है वो ट्रांसफर सेक्शन जो है वो शो कर रहा है, ठीक है जी। ये जो है वो इमेज जो है वो पेशेंट का मीडियन प्लेन जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। ये अब आगे मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ तो उसमें आपको ये बात क्लियर होगी, ठीक है बच्चों। ये प्लेन हमने पढ़ लिया, अब आप ये देखें, ये वाला हमारे पास प्लेन जो है वो कौन सा प्लेन हो सकता है, कौन सा बच्चा बताएगा, ठहर जाए एक सेकंड आप लोग। अहमद हसन आप बताएं बेटा, ये कौन से प्लेन के अंदर लिया होगा इमेज, जल्दी से बताएं, शाबाश। जी मैम, ये जो है ना जी तो सैजिटस। नो, एमन लतीफ आप बताएं बेटा, ये कौन सा प्लेन होगा बच्चे। अभी यहाँ से ये प्लेन दोबारा से देख लेते हैं, चलें। ट्रांसवर्स वो था जो कि ऊपर और अपर एंड लोअर हाफ में बॉडी को डिवाइड कर रहा था। अब अपनी बॉडी के ऊपर जरा प्लेन बना के देखिए, आपको पता चलेगा, ठीक है। फ्रंटल, फ्रंट और बैक में कर रहा था, और मीडियन जो था वो राइट और लेफ्ट में कर रहा था। अब आप देखिए आपको क्या लग रहा है कौन सा कट सेक्शन होगा, ये फ्रंट और बैक से कट किया होगा पेशेंट के ब्रेन को, राइट और लेफ्ट में डिवाइड किया हुआ है, किस में डिवाइड किया हुआ है जी, महानूर आप बता दें बेटा। मैम ट्रांसवर्स है ये। ठीक है,
देखो बच्चों, ये ट्रांसवर्स प्लेन है, बड़ा क्लियरली पता चल रहा है ये पेशेंट का ब्रेन है। आप इसको अगर ट्रांसफर सेक्शन में यहाँ से डिवाइड करते हो तो किस तरह का इमेज आएगा, इसी तरह का आएगा ना, ठीक है। अच्छा जी, अब ये वाला कौन सा प्लेन है, ये कौन सा बच्चा बताएगा? ईमान जमील बच्चे, आप बताएं जल्दी से, शाबाश। ये कौन सा प्लेन हो सकता है, ये किस प्लेन में इमेज लिया गया है? बेटा आप सब लोग सो रहे हैं, आप सबकी क्लास पार्टिसिपेशन में 0 मार्क्स लगने वाले हैं, पूरे पूरे सेक्शन के। जो डी सेक्शन है उस, हाँ डी है ना आपका, हाँ डी वालों को सबकी क्लास पार्टिसिपेशन में 0 मार्क्स आएंगे। आप कोई बच्चा क्लास में रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, लॉग इन करके आप लोग सो जाते हैं। अस्का नदीम आप बताएं कौन सा प्लेन है बच्चे, ये किस प्लेन में इमेज लिया गया है? अगर आपको नहीं एक्सियल प्लेन है। हाँ जी कोरोनल प्लेन। मैम ये कोरोनल प्लेन में है। हाँ जी, ये बेटा कोरोनल प्लेन में है, ठीक है जी। यस मैम, कोरोनल। कोरोनल और फ्रंटल प्लेन इज द सेम प्लेन, ठीक है, जिसमें बॉडी को हम फ्रंट और बैक में डिवाइड करते हैं। अब आप अपने ऊपर खुद रख के सोचो ना बेटा, इसमें लेकिन डटलाइजेशन की या टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप अपने ब्रेन को कट करोगे फ्रंट और बैक पार्ट में तो ऐसा ही इमेज आएगा ना, ठीक है। अच्छा जी, अब ये वाला कौन सा प्लेन है, जल्दी से बताएं शाबाश। ठीक है जी, सैजिटल या मीडियन प्लेन है, क्योंकि ये राइट और लेफ्ट पार्ट में हमें ऐसे लग रहा है कि बॉडी को डिवाइड किया हुआ है। जब भी आपको समझ ना आए कौन सा प्लेन है तो अपनी बॉडी के ऊपर जो है वो रख के उस स्ट्रक्चर का क्रॉस सेक्शन करके देखें, प्लेन बना के देखें, तो आपको समझ आ जाएगा बच्चे। ये प्रैक्टिकल स्पॉटिंग के लिए या वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे इस तरह के इमेजेस करके पूछ सकती हूँ कौन से प्लेन में इमेज जो है वो लिया हुआ है, ठीक है। तो ये अब आपने याद रखना है। Thus, a three-dimensional structure is depicted on a two-dimensional plane, giving rise to a disturbing superimposition. ठीक है जी बच्चों, तो हमारा जो बॉडी है, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, 3 डायमेंशनल प्लेन में हमने उसको डिवाइड किया, बट एक्सरे जो है वो हमें क्या करता है कि 2 डायमेंशनल इमेज जो है वो देता है। जब 2 डायमेंशनल इमेज देगा तो क्या होगा कि कुछ स्ट्रक्चर सुपर इम्पोज हो जाएंगे। जब वो सुपर इम्पोज हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक क्लियर पिक्चर नहीं आएगी, या हमारे पास क्रॉस सेक्शनल या स्लाइसेस की फॉर्म में इमेज नहीं आएगा। CT completely eliminates the superimposition of images of structures outside the area of interest. The word tomography is derived from the Greek tomo, slice, and graphen, to write. Definition: imaging of an object by analyzing its slices. ठीक है जी, अगर मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इज टोमोग्राफी तो आप बताएंगे कि इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय एनालाइजिंग इट्स स्लाइसेस, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से उसने ब्रेन पकड़ा है, और उसने पकड़ के जो है वो इसको, जिस तरह से हम एक पोटैटो के स्लाइसेस करते हैं, उसने पकड़ के सारे स्लाइसेस में ब्रेन को जो है वो कट कर दिया, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि सीटी चूंकि हमें स्लाइसेस में या क्रॉस सेक्शनल फॉर्म में इमेज देता है, तो ये आपको सुपर इम्पोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर से जो है वो क्या करता है, एलिमिनेट हो जाते हैं इसके अंदर, और आपको इजीली जो है वो स्ट्रक्चर विजुलाइज हो जाते हैं। कंपैरिजन ऑफ सीटी विद कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। कन्वेंशनल रेडियोग्राफी सफर्स फ्रॉम द कोलैप्सिंग ऑफ 3D स्ट्रक्चर्स onto a 2D image, ठीक है। ये अभी हमने पहले बता दिया है कि हमारी बॉडी 3D स्ट्रक्चर है, और हमें जो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी है, जो एक्सरेज हैं, वो 2D इमेज देते हैं, ठीक है। CT आपको गिव्स एक्यूरेट डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर्स इनसाइड द बॉडी, ठीक है बेटा। तो CT आपको क्या कर रहा है, एक प्रॉपर एक्यूरेटिक जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आप, ये जो है चेस्ट CT है हमारे पास, ठीक है। अब आप देखें ये चेस्ट CT आपको इस तरह से नजर आ रहा है, इसमें हमें लंग्स में इतना क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है, कि यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, ठीक है जी, ये फ्लूइड है, ये क्या है। अब अगर हम उसको सीटी की फॉर्म में लेते हैं तो आप देखें उसने पकड़ के लंग्स को सीटी ने क्रॉस सेक्शन में आपको इस तरह से करके दिखा दिया। अब आपको पता चल जाएगा जी कि लोअर लोब ऑफ द लेट्स सपोज हम कहते हैं लेफ्ट लंग के लोअर लोब में जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई एयर जो है वो ट्रैप हुई हुई है, ठीक है। तो आपको बड़े इजीली पता चल गया। अब आपने एयर को जो है वो क्या करना है, इसकी आपने इसको इंस्पायरेशन करना है, यहाँ पे कोई इंजेक्ट करना है, इन्फेक्शन या जो भी आपने मेडिकेशन या जो भी सर्जिकल या मेडिकल ट्रीटमेंट करना है वो आप इजीली उसको कर सकेंगे, ठीक है। इसके थ्रू हम इतने अच्छे से डायग्नोसिस नहीं बना सकते थे। जैसे ही हमने सीटी किया, हमारी जो डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन थी उसकी एक्यूरेसी जो है वो क्या हो गई है, इजीली बढ़ गई है, ठीक है। आप देखें जो कोरोना पेशेंट्स हैं उसमें भी इस तरह ही है कि हम जो है वो अक्सर जो हमारे पास पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, या जो हमारे पास इस वक्त जो भी टीम्स डील कर रही हैं कोरोना के साथ, वो क्या कर रही हैं कि जो है जब अगर उनको एक्सरे में क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, एक्सरे में क्लियर नहीं हो रहा है, और उनको लग रहा है कि पेशेंट को स्टिल कोई ऐसा साइन या सिम्टम आ रहा है जो कि जो है वो रिलेटेड है उसके कोरोना के साथ, ठीक है, या वो ये कैसे उनको लग रहा है कि जो है वो कोई साइन अपीयर नहीं हो रहा है, बट जो उनके पेशेंट की जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज में डिफरेंस आया हुआ है, या उसकी जो CPR की रिपोर्ट है, ठीक है, वो जो है वो पॉजिटिव आ गई है, तो हम कह रहे हैं कि जी इसको तो कोरोना है,
लेकिन एक्सरे भी नहीं शो कर रहा और ब्लड टेस्ट जो है उसमें जो है वो शो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे फर्दर इसको रूल आउट करने के लिए या अपने डायग्नोसिस को मजीद एक्यूरेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसका चेस्ट सीटी जो है वो उसको करवा देंगे। ठीक है, चेस्ट सीटी होगा तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि अगर लंग्स में जो है वो किस लेवल पे जो है वो क्या हुआ है, कोई भी अगर इन्फेक्शन यानी कोरोना जो वायरस है बेसिकली उसने कहीं जाके कोई इन्फेक्शन स्प्रेड किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो बच्चे इस तरह से हम जो है वो डायग्नोसिस बनाते हैं और सीटी इसी तरह से आपको जो है वो डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी में जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है। Cross sectional slices, think like looking into a loaf of bread by cutting it into thin slices and then viewing the slices individually. ठीक है बच्चों, ये आपके पास एक ब्रेड है और आपने इसको डिफरेंट स्लाइसेस के अंदर कट किया तो आपके पास डिफरेंट स्लाइसेस जो है वो आ गए हैं। ठीक है, अब ये आपकी मर्जी है कि आपने इसको कितने स्लाइसेस के अंदर कट करना है। आपने जरा जो है वो ब्रॉड स्लाइसेस कट करने हैं या बिल्कुल थिन थिन स्लाइसेस कट करने हैं। ठीक है, देखें जितने आप थिन स्लाइस कट करेंगे उतना ही आपको पता चल जाएगा कि उस ब्रेड के अंदर कोई फंजाई लगी थी या कोई एलजी लगी हुई थी या कोई भी उसके अंदर मसला था, कोई होल बना हुआ था, कोई यीस्ट वहां पे अब जो है वो डिपॉजिट हुआ था या जो भी था। ठीक है, तो आपको सीटीपी इसी तरह से हेल्प करता है, एक तो हमारे पूरे स्ट्रक्चर को ऐसे स्लाइसिस में करके दिखा देता है और सेकेंडली जो है वो सीटी ये भी हेल्प करता है कि वो थिकनेस और थिन स्लाइसिस जो है वो भी आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, कुछ मशीन्स होती हैं जो कि हमें जरा थिक स्लाइसिस प्रोवाइड करती हैं किसी भी ऑर्गन के स्ट्रक्चर के, और कुछ मशीन्स जो होती हैं वो हमें थिन स्लाइसिस की फॉर्म में जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो डेफिनेटली बच्चों जो मशीन हमें बिल्कुल किसी भी ऑर्गन का एक थिन स्लाइसिस की फॉर्म में इमेज प्रोवाइड करेगी वो आपको डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी के लिए और मेडिकल जो है पेशेंट को ट्रीटमेंट हमने प्रोवाइड करना है उसकी एक्यूरेसी जो है वो हमें क्या करेगी, बढ़ाएगी। Because of the inherent high contrast resolution of CT, tissues that differ in physical density by less than 1% can be distinguished. ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि कंट्रास्ट रेजोल्यूशन क्या होती है। ठीक है, कंट्रास्ट रेजोल्यूशन बेसिकली हमारे पास क्या है कि जो भी आपके पास जो है वो जो भी हम रेडियोलॉजिकल मोडेलिटी फॉर एग्जांपल कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उसकी ये एबिलिटी कि वो किसी भी टिश्यू की या किसी भी स्ट्रक्चर की इंटेंसिटीज में जो है वो डिफ्रेंशिएट करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि जो लिगामेंट है और जो है वो हमारे पास जो सिंपल मसल टिश्यू है, ठीक है, उन दोनों की जो है वो डेंसिटी डिफरेंट है। ठीक है, और वो डिफरेंट अगर उसके अंदर से हम कोई रेस पास करेंगे तो वो डिफरेंट इंटेंसिटी से रेस जो है वहां पे एब्जॉर्ब होंगी। ठीक है, इन दोनों की जो डेंसिटी डिफरेंट थी और उन्होंने डिफरेंट इंटेंसिटी से रेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, इसको डिफरेंशिएट करने में हमारे पास सीटी हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो इस जो एबिलिटी है इन दोनों की इंटेंसिटीज को डिफरेंशिएट करने की, दैट इज बेसिकली द कंट्रास्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि सीटी की जो ये एबिलिटी है कंट्रास्ट रेजोल्यूशन वाली, ये क्या है, हाई है। इसका क्या मतलब है कि कोई भी टिश्यू वो कहता है कि जिसकी इंटेंसिटी 1% से भी कम होगी। ठीक है, यानी कि दो टिश्यू है, एक टिश्यू जो है वो सिर्फ दूसरे टिश्यू से 0.3% जो है वो उसकी डेंसिटी जो है वो डिफरेंट हो चुकी हुई है। ठीक है, बट स्टिल सीटी उसको डायग्नोज कर लेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल पेशेंट आपके पास जो है वो कहता है कि गॉल ब्लैडर में उसको आपको लगता है कि वहां पे कोई उसका कोई ट्यूमर बना हुआ है। ठीक है, लेकिन पेशेंट को गॉल ब्लैडर के कोई साइंस एंड सिम्टम बहुत ज्यादा नहीं आ रहे, क्यों, क्योंकि अभी ट्यूमर इनिशियल ग्रोथ में है कहीं, बट स्टिल कुछ ऐसे साइंस हैं जो कि आपको लग रहा है कि भाई पेशेंट को जो है हो सकता है कि इसको गॉल ब्लैडर में ट्यूमर डेवलप हो रहा हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका अगर सीटी करा लेंगे तो सीटी वहां पे क्या करेगा, जो है अगर कोई माइनर 0.5% भी चेंजेस आया होगा नॉर्मल टिश्यू से तो वो आपको डिस्टिंग्विश करके बड़ा इजीली जो है वो बता देगा। ठीक है जी, इट प्रोवाइड्स क्विकर स्कैन एंड इज एबल टू इमेज बोन डायरेक्टली, शोज द प्रेजेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन बेटर एंड इज द मोडालिटी ऑफ चॉइस इन पेशेंट्स विद सस्पेक्टेड मेटालिक ऑर्बिटल फॉरेन बॉडीज। ठीक है बच्चों, तो उसके अलावा ये आपको एक क्विक स्कैन दे देगा, मतलब जैसे ही स्कैन आपके पास आएगा वैसे ही आप जो है वो पेशेंट को ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कर सकेंगे। ठीक है, और एट द सेम टाइम अगर हमने उसको कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना होगा तो भी जो है वो हम उसको जो है वो प्रोवाइड कर सकेंगे। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ हम ब्रेन का नहीं करते हैं, हम बोन्स का भी कर सकते हैं, हम वेसल्स का भी सीटी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें लगता है कि कोई भी जो है वो फॉरेन बॉडी पेशेंट के बॉडी के अंदर जो है वो चली गई है, ठीक है, तो उसका भी अगर आपने जो है वो फर्दर उसको सस्पेक्ट करना हो या रूल आउट करना हो तो हम उसको सीटी के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसे होता है कि कोई फॉरेन बॉडी पेशेंट की बॉडी में होती है और हमें जो है वो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन पेशेंट ने या तो यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई गन शॉट इंजरी है, ठीक है, वो बॉडी के कहाँ गई है बॉडी में हमें नहीं पता चल रहा है। ठीक है, लेकिन पेशेंट आपको एरिया बता रहा है, लेट सपोज के राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन बता रहा है। ठीक है, एक्सरे में नहीं आया और हमें किसी और जो है वो लॉजिकल मोडालिटी से नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो हम सीटी करवाएंगे तो वो हमें जो है वो उसकी एक्यूरेसी जो है वो इजीली पता चल जाएगी।
देन सीटी जनरली मोर वाइडली अवेलेबल एंड चीपर, ठीक है जी। आपने देखा है कि ये हर ही ऑलमोस्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है सीटी स्कैन, ठीक है जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इसकी मशीन नहीं होती है, इस वजह से ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। allows us to discern the exact location, extent and configuration of the lesion and lesions effect on adjacent structures, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये हमें स्लाइसिस में इमेज दे रहा है, इतनी क्लियर इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है कि ट्यूमर है, प्लॉट है, या जो भी लेजन है वो किस लेवल पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसने अपने जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको कितना ज्यादा इफेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब आप देखें एक्सरे अगर हमने कर लिया तो हमें एक्सरे बता देगा कि भाई यहाँ पे एक मैस पड़ा हुआ है, दैट्स इट, इससे ज्यादा आपको उसमें क्लियर नहीं होगा। सीटी स्कैन आपको ये भी बताएगा कि भाई यहाँ पे अगर कोई मैस पड़ा हुआ है तो वो एक तो किस लेवल पे पड़ा हुआ है वो भी आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगी, और उसके साथ साथ अगर उसने कोई वेसल्स को जो है वो ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, या उसने कोई सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को जो है वो ब्लॉक किया हुआ है, तो वो भी आपको जो है वो सीटी स्कैन इजीली शो कर देगा। In addition, knowing the precise location of lesion, it facilitates the planning of an appropriate surgical approach to minimize the morbidity. ठीक है जी, क्योंकि हमें precise location पता चल जाएगी lesion की, तो at the same time क्या होगा कि हमने patient को जो भी treatment provide करना होगा वो हम easily provide कर देंगे, ठीक है। आपने देखा है कि मोस्टली जो हेड ट्रॉमा के साथ पेशेंट आते हैं, कोई कार एक्सीडेंट हो गया या कोई ब्रेन इंजरी हो गई है या हेड इंजरी हो गई है, तो उसके बाद क्या होता है कि जब भी पेशेंट को फटाफट इमरजेंसी में लाया जाता है तो वो कहते हैं जी इनका ब्रेन सीटी करवा लें, ठीक है। और वो ब्रेन सीटी इसलिए हो रहा होता है कि अगर कोई ट्यूमर है, कोई हेमरेज हो गया, कोई हेमाटोमा बन गया अंदर, तो वो हमें पता चल जाए, ठीक है। सीटी हमें प्रिसाइज लोकेशन बता देगा। अब सीटी प्रिसाइज लोकेशन बता देगा तो क्या होगा कि एट द सेम टाइम हमने उसकी जिस तरह से ब्लीडिंग को भी रोकना है, या हमने अगर वहां पे वो क्लॉट रिमूव करना है, जो भी सर्जरी प्रोवाइड करनी है, हम एट द सेम टाइम कर लेंगे, ठीक है, या एज सुन एज पॉसिबल कर लेंगे, और पेशेंट की मॉर्बिडिटी या हमारा पास जो डेथ रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो आपको सीटी इस तरह से बहुत ज्यादा हेल्प जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। एक क्रेनियोटमी सर्जरी होती है जो कि हम करते हैं, आप लोग देखते हैं बेशक, ठीक है, वैसे तो ऐसे आपके उस पे लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको वैसे एज इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ कि क्रेनियोटमी में भी इसी तरह ही होता है कि हम फॉर एग्जाम्पल पेशेंट आपके पास जो है वो आया, ठीक है, हेड ट्रॉमा के साथ, तो हमने क्या किया कि फटाफट उसका सीटी करवा लिया। अब हमें लेट सपोज पता चला है कि सीटी करवाया है कि टेम्पोरल बोन जो है या फ्रंटल बोन वाले एरिया में जो है वो पेशेंट की इंजरी हुई है, ठीक है। तो सीटी हमें बताएगा कि जी फ्रंटल बोन के अंडर जो हमारे पास आर्टरी सप्लाई कर रही है वो रप्चर हो चुकी है, ठीक है। तो अब सीटी ने ये बात बता दी, अब हम क्या करेंगे, क्रेनियोटमी के थ्रू फ्रंटल बोन का स्कैल्प जो है वो वहां से रिमूव करेंगे, जो बोन फ्लैप होगा, ठीक है, और उस एरिया को विजुलाइज करके वहां से हम उस जो भी आर्टरी रप्चर हुई है उसको दोबारा से सुचर करेंगे, और दोबारा से बोन का फ्लैप जो है वो वहां पे अटैच कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली ऑल जो प्रॉपर सर्जरी हुई है, ठीक है। देखिए कितनी मेजर सर्जरी है, ब्रेन की एक रिस्की सर्जरी होती है, जो हमारी बॉडी में दो तरह की मेजर सर्जरी जो है रिस्की होती है, एक तो आपकी ब्रेन की और एक स्पाइन की सर्जरी, ठीक है। हार्ट की तो होती है, लेकिन स्पाइन की और जो ब्रेन की सर्जरी है वो ज्यादा उसको हम रिस्की या सेंसिटिव कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इतनी सेंसिटिव सर्जरी अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो उसके जो पीछे रीजन है दैट इज बेसिकली द सीटी स्कैन। The CT machine principle, X-rays are attenuated on their way through tissues due to absorption of energy, ठीक है जी बच्चों। अब अटेनुएशन का क्या मतलब है, अटेनुएशन का यही मतलब है कि जब भी एक्स रेज किसी भी बॉडी से या किसी भी स्ट्रक्चर से पास करती हैं तो वहां पे कुछ रेज एब्जॉर्ब होती हैं, कुछ वहां से जो है वो पास आउट कर जाती हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो सीटी स्कैन में बेसिकली जो मशीन है उसमें हमारे पास रेज कौन सी यूज हो रही है, एक्स रेज यूज हो रही है, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल जो हमने पीछे भी पढ़ा था कि क्या है सीटी स्कैन का, एक्स रेज है, ठीक है। अब डिफरेंट टिश्यूज हैं, डिफरेंट उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन है, डिफरेंट उनकी डेंसिटीज हैं। जब डिफरेंट डेंसिटीज हैं, डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन है, तो इसका क्या मतलब है कि वो एक्स रेज को एब्जॉर्ब भी डिफरेंट तरह से करेंगी। इस बात को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि देखिए आप डिफरेंट इस वक्त स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल 36 स्टूडेंट जो है वो क्लास में प्रेजेंट है, ठीक है। 36 स्टूडेंट जो है वो हर एक स्टूडेंट का अपना माइंड का एक कैलिबर है, ठीक है। कुछ बहुत हाई लेवल के स्टूडेंट्स होंगे, उनका कैलिबर बड़ा अच्छा होगा, आईक्यू लेवल हाई होगा, कुछ का मिडिल लेवल पे होगा, कुछ को जरा जरा 2-3 दफा बात लेक्चर पढ़ने से समझ आएगी, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करी, मैं आपको जनरली बता रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपने डिफरेंट तरीके से एब्जॉर्ब किया। कुछ बच्चे सिर्फ एक ही दफा लेक्चर पढ़ते हैं और उनको समझ आ जाती है, कुछ होते हैं जिनको 2-3 दफा पढ़ने से समझ आती है। इसी तरह से जो टिश्यूज हैं वो भी डिफरेंट जो है वो इंटेंसिटी की रेस को डिफरेंट तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब जो है वो करते हैं। Different tissues provide different degrees of X-rays attenuation and it is this property that forms the basis of the CT imaging technique, ठीक है बेटा। तो यही हमारे पास एक्सरे का प्रिंसिपल होता है और यही हमारे पास CT imaging technique का प्रिंसिपल है कि different tissues with different chemical compositions and different densities will have different X-ray attenuation,
ठीक है जी। अटेनुएशन मैंने क्या बता दिया है कि जो इंटेंसिटी जब पास करेगी तो वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी या डिफरेंट हो जाएगी। CT machine combines X-ray radiation and radiation detectors coupled with a computer to create cross-sectional image of any part of the body। ठीक है जी। तो ये हमने अभी शुरू में भी डिस्कस किया था कि CT मशीन जो है जब एक्सरे डिटेक्टर्स इसमें लगे हुए होंगे, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होता है जो कि हमें हेल्प कर रहा होता है जो भी इमेज हमने लिया है उसको क्रॉस सेक्शनल फॉर्म में एक प्रोसेस करके हमें इमेज की फॉर्म में जो है वो दिखा दे। ठीक है जी बच्चों, ये एक हमारे पास स्टैंडर्ड मशीन है एक्सरे की। 2 जनरेटर्स इसमें अटैच होते हैं, ठीक है। एक एक्सरे ट्यूब लगी होती है, एक्सरे ट्यूब जो है वो हमें एक्सरेज जनरेट कर रही होती है। उसके अलावा जो है वो पेशेंट टेबल होता है, ठीक है, या मोटराइज्ड प्लेटफॉर्म जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम पेशेंट को लिटाते हैं। और उसके अलावा हमारे पास एपर्चर लगा होता है, ठीक है जी, प्रॉपरली जो अभी इमेज आएगा उसको प्रॉपर तरीके के साथ विजुलाइज करने के लिए। और गेंट्री होती है, ठीक है जी, ये जो सर्कुलर फॉर्म होती है जिसके अंदर पेशेंट का ये टेबल जो है वो जाता है, दैट इज बेसिकली द गेनेट्री। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ से एक दफा दिखा देती हूँ ताकि आपको इस मशीन से भी पता चल जाए। ठीक है जी, ये पेशेंट का जो है वो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यहाँ टेबल है, ये आपके पास बेसिकली गेंट्री है, यहाँ पे एक्सरे डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है, जो डिटेक्ट करेंगे डिफरेंट तरह से। इसी के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक्सरे ट्यूब लगी हुई है जो एक्सरेज जनरेट करेगी और एक्सरेज कॉलीमेटेड फॉर्म में पेशेंट के ऊपर जो है वो आएंगे। ठीक है, और इसके अंदर ही हमारे पास जनरेटर्स और जो अपर्चर्स हैं वो अटैच होते हैं। ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द एक्सरे स्टैंडर्ड सीटी मशीन। ठीक है जी बच्चों, ये रोटेशन की फॉर्म में गेंट्री रिवॉल्व करेगा, पेशेंट जो है वो अंदर जाएगा और यहाँ पे एक्सरे डिटेक्टर्स डिफरेंट एंगल्स के साथ डिफरेंट प्लेन्स में जो है वो बॉडी का या जो भी स्ट्रक्चर है उसका इमेज लेंगे और फिर प्रोसेसिंग होगी फर्दर इस कंप्यूटर के ऊपर, और वो हमें फिर एक जो है वो एक्सरे फिल्म के साथ जो है वो इमेज सीटी का जो है वो शो कर देगा। The X-ray tube of the CT machine emits a thin collimated fan-shaped beam of X-rays that are attenuated as they pass through the tissues. They are detected by an array of special detectors. ठीक है बेटा, तो देखें एक्सरे ट्यूब से ही एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि सीटी में एक्सरेज यूज हो रही हैं, तो एक्सरेज जनरेट कहाँ से होती हैं? बाय द हेल्प ऑफ द एक्सरे ट्यूब। अब एक्सरे ट्यूब से जब एक्सरेज निकलेंगी तो हमने शायद ये पहले भी पढ़ा था कि एक्सरेज जो है वो कॉलीमेटेड फॉर्म में जो है वो पास करती हैं किसी भी स्ट्रक्चर्स के साथ। ठीक है, कॉलीमेशन का क्या मतलब है कि वो बिल्कुल पैरेलल फॉर्म में होके एक साथ कन्फाइंड फॉर्म में जो है वो किसी भी स्ट्रक्चर से जो है वो पास करती हैं। ठीक है, अब एक्सरे ट्यूब ने एक्सरेज जनरेट की, वो कन्फाइंड पैरेलल फॉर्म में, कॉलीमेटेड फॉर्म में, एक फैन शेप्ड की फॉर्म में किसी भी जिस स्ट्रक्चर भी हम देख रहे हैं उससे पास हुई। ठीक है, साथ ही हमारे पास इतने सारे डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, उन सब डिटेक्टर्स ने उसको डिटेक्ट किया और फिर जो है वो हमारे पास इसी तरह से स्कैन के ऊपर या जो डिटेक्टर है उस डिटेक्टर ने उसको डिटेक्ट करके कंप्यूटर ने फर्दर प्रोसेस किया और उस प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास एक इमेज जो है वो नजर आ गया। ठीक है जी, ये देखें अगेन हमारे पास एक पिक्चर है। द एक्सरे बीम इज स्कैन्ड अराउंड द बॉडी फॉर्मिंग मेनी व्यूज। द डाटा रिकॉर्डेड बाय द डिटेक्टर्स आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी फॉर लेटर इमेज कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, तो ये एक्सरे बीम जो आ रही है जिसको डिटेक्टर्स डिटेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे पास डिफरेंट व्यूज दिखा रही है। ठीक है, ये आप देखें, ये आपको डिटेक्टर्स नजर आ रहे हैं, ये सारे डिटेक्टर्स हैं, डिफरेंट डिटेक्टर्स हैं, हर डिटेक्टर एक डिफरेंट व्यू जो है वो हमें दिखाएगा। ठीक है, वो जो डिफरेंट व्यू दिखाएगा दैट इज बेसिकली द स्लाइस। ठीक है, उसके बाद फिर ये कंप्यूटर है, ये सारी प्रोसेसिंग करेगा और मॉनिटर के ऊपर हमारे पास इस तरह से इमेज जो है वो नजर आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चे वो कहते हैं कि लेटर इमेज रिकंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, यानी कि अगर आप कभी पेशेंट किसी भी डॉक्टर के पास जा रहा है और उसने कोई 2-3 साल पहले जो है वो अपना कोई सीटी करवाया था, तो हमारे पास जितने भी अच्छे फैसिलिटीज़ हैं, जो अच्छे इंटरनेशनल लेवल के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे जो है ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आपने जितनी भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाई हुई है वो आपके नाम से या आपके एक स्पेसिफिक मेडिकल नंबर या एमआर नंबर से आपकी वो जो है वो सारी इन्वेस्टिगेशन सेव्ड हो जाती हैं। ठीक है, आप लोगों ने शायद खुद भी देखा होगा, चुगताई है या कोई और इस तरह की कुछ अच्छी जो लैब्स हैं, वो सारी आपको एक स्पेसिफिक पेशेंट नंबर देती हैं और उस नंबर पे ऊपर आपकी सारी इन्वेस्टिगेशन प्रीवियस चाहे आपने वो जितने 2-3-4 साल पहले करवाई हैं वो सारी वहाँ पे प्रोवाइडेड होती हैं। तो डॉक्टर के पास आप जाएंगे, उसको डायग्नोसिस बनाने में जो है वो इजीली हेल्प मिल जाती है कि पहले आपका लेट सपोज विटामिन डी लेवल ये था और अब ये है। ठीक है, या अगर हम सीटी की बात करें तो हम वो कहेगा कि पहले इसके जो है वो ब्रेन में कोई ऐसी चेंजेस नहीं थी, लेकिन अब क्या है कि ब्रेन में विद द एज जो है वो कुछ चेंजेस आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि ब्रेन में भी जो है वो एज के साथ साथ कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, जैसे हमारी बॉडी में डीजनरेटिव चेंजेस आती हैं, इसी तरह से ब्रेन में भी कुछ हमारी इसी तरह की चेंजेस जो है वो आना शुरू हो जाती हैं विद एज, जिसको हम नॉर्मल कंसीडर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये फिर हमें अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना है प्रीवियस और जो है वो प्रेजेंट कंडीशन के अंदर,
तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सेव्ड होती है। 3 स्टेप प्रोसेस ऑफ सीटी इमेजिंग। ठीक है जी, अब बेटा ये सिंपल से 3 स्टेप्स हैं जिसे हम कहते हैं कि अगर सीटी इमेजिंग आनी है या सीटी स्कैन होना है तो 3 स्टेप्स के थ्रू होता है। पेशेंट को आपने लिटाया सीटी मशीन के अंदर, स्कैनर ने उसको स्कैन किया, ठीक है, डिफरेंट डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, पॉलीमेट्रिक फॉर्म में एक्सरे जो है वो एक्सरे ट्यूब ने जनरेट की, यहाँ से पास हुई। अब डिटेक्टर्स ने क्या किया है कि जी सारा डाटा स्कैन किया, या आप देखिए नजर आ रही है आपको छोटी छोटी लाइंस, ये हर स्लाइस का एक डाटा दे रहा है, ये स्लाइसेस हैं बेसिकली। ठीक है, अब क्योंकि हमें इस स्लाइसेस को भी हमने प्रॉपर एक इमेज के फॉर्म में देखना है, ठीक है, आप इस तरह से डाटा देखेंगे तो आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, उस जो डाटा है उसको इमेज की रिकंस्ट्रक्शन हुई, ठीक है जी, डिजिटल इमेज बनने के लिए आप जो है वो प्रोसेसिंग हुई, और फिर जो है वो कंप्यूटर से पास हुआ। ठीक है, कंप्यूटर ने उसकी जो है वो प्रोसेसिंग की फिल्म की फॉर्म में आपको शो करने के लिए डिफरेंट स्लाइसेस को, और फिर आपके पास मॉनिटर के ऊपर डिफरेंट स्लाइसेस जो है वो नजर आना शुरू हो गए। ठीक है, तो ये जो है वो एक कंप्लीट प्रोसेस है। A complete scan is formed by rotating the X-ray tube completely around the body and projecting many views. ठीक है बेटा, ये बात अभी हमने शुरू में ही पढ़ ली थी कि आपको जो हमारे पास सीटी स्कैन है वो आपको स्कैन दे रहा होता है। क्यों डिफरेंट हमें स्लाइसेस या क्रॉस सेक्शन इमेज क्यों दे रहा है? क्योंकि हम उसको डिफरेंट एक्सरे ट्यूब जो है वो बॉडी के गिर्द जो है वो रोटेट कर रही है, और डिफरेंट डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, और हर डिटेक्टर जो है वो डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट प्लेन से बॉडी का जो है वो व्यू आपको दे रहा है। ठीक है, तो वो इसलिए ही हमारे पास क्रॉस सेक्शन या स्लाइसेस के फॉर्म में इमेज आ रहा है। ठीक है, ईच व्यू प्रोड्यूसेस वन प्रोफाइल और लाइन ऑफ द डाटा। ठीक है, हर व्यू, ये देखें ये सारे व्यूज हैं आपके पास, वो कहता है कि हर व्यू आपको एक कंप्लीट प्रोफाइल इंफॉर्मेशन देगा उस टिश्यू के बारे में। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं क्या किसी से भी किसी की प्रोफाइल पूछी जाती है, ठीक है, तो वो अपने प्रोफाइल में नेम बताएगा, अपना सर नेम बताएगा, अपनी एज बताएगा, ठीक है, अपना और भी कोई जो है वो मैरिटल स्टेटस बता देगा। ठीक है जी, आप स्टूडेंट हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप क्या हैं वो आप बताएंगे, वो हमें एक छोटी सी प्रोफाइल होती है। इसी तरह से जो स्कैन होता है वो आपको हर स्लाइसिस का एक कंप्लीट प्रोफाइल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, द कंप्लीट स्कैन प्रोड्यूसेस अ कंप्लीट डाटा सेट। ठीक है जी, जब ये स्कैन हो रहा होता है तो अब ये नहीं है कि ये हाफ स्कैन हम करते हैं, हम इसको कंप्लीट स्कैन करते हैं। जब पूरी कंप्लीट स्कैनिंग हो जाती है, जो पूरे डिटेक्टर्स लगे हुए हैं उन्होंने पूरी इमेज जो है उसको डिटेक्ट कर लिया, डिफरेंट व्यूज हमें दे दिए, तो आपके पास एक कंप्लीट डाटा सेट की फॉर्म में हमारे पास जो है वो एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है। और उस इंफॉर्मेशन या उस कंप्लीट डाटा सेट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम एक रिपोर्ट जो है वो बनाते हैं। ठीक है, और उस रिपोर्ट का फिर एक फाइनल रिव्यू या फाइनल इंप्रेशन, आपने अगर देखा होगा रिपोर्ट के ऊपर इंप्रेशन लिखा होता है, वो इंप्रेशन देते हैं। ठीक है, कि हम कहते हैं कि जी इस पेशेंट को ये फ्रैक्चर था, ठीक है, और सीटी पे शो हुआ है, या हम कह सकते हैं कि सीटी जो है वो शो कर रहा है कि लेफ्ट ब्रेस्ट में जो है वो हमारे पास एसिस नोड्यूल के पास जो है वो एक ट्यूमर जो है वो कलेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ब्रेन में जो है वो हमारे पास सेरेब्रल आर्टरी एन्यूरिज्म जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट स्कैन की बेसिस की फॉर्म में एक कंप्लीट डाटा सेट कलेक्ट किया, और उस कंप्लीट डाटा सेट ने हमें सीटी की रिव्यू या सीटी का इंप्रेशन देने में हेल्प किया। इन प्रिंसिपल वन स्कैन प्रोड्यूसेस डाटा फॉर वन स्लाइस इमेज। ठीक है जी, आप देखिए मैंने आपको कहा है कि हर स्लाइसेस, सारे स्लाइसेस डिफरेंट है, और हर स्कैन जो है वो आपके पास एक एक स्लाइस का इमेज जो है वो आपको देगा, और उस एक स्लाइस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। However, with spiral helical scanning, this is not true. स्पाइरल हेलिकल भी आपके पास सीटी स्कैन मशीन की ही एक टाइप थी, जिसमें हमें क्या होता था कि पेशेंट को इन डिफरेंट स्पाइरल जो है ये हेलिकल्स जो थी वो पेशेंट के अराउंड जो है वो जो है उसको रोटेट कर दिया जाता था, और पेशेंट की बॉडी जो है वो उसके जो है वो मूव करती थी। ठीक है, और फिर हमारे पास डिफरेंट जो है वो व्यूज आते थे। ठीक है, या मैं आपको सिंपल अल्फाज में बता देती हूँ कि अब डिटेक्टर्स जो है वो मूव करते हैं। पहले ये होता था कि या जो स्पाइरल या हेलिकल सीटी होती है उसमें क्या होता है कि पेशेंट की बॉडी को भी हमें मूव करना पड़ रहा होता है। ठीक है, अदरवाइज हमारे पास जो कंप्लीट स्कैन है वो अवेलेबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो आपको कह रहा है कि जो स्पाइरल या हेलिकल है उसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं आती है, बट जो हमारे पास अब न्यू टेक्नोलॉजी है वो आपको एक कंप्लीट डाटा स्कैन, उसकी प्रोफाइल, उसका पूरा सेट जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है। ओके, सो अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस स्टैंडर्ड सीटी स्कैन मशीन। ठीक है जी, क्या उसकी प्रोसेसिंग है, क्या इसमें और प्लेन रेडियोग्राफी में डिफरेंस है, ठीक है, क्यों ये हमें जो है वो साइसिस या क्रॉस सेक्शन की फॉर्म में इमेज जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। देन देयर आर सम टेक्निकल टर्म्स बच्चों जो कि आपको पता होनी चाहिए, नॉट फॉर रीडिंग द सीटी स्कैन, बट जो है वो ये आपके सीटी की बेसिक्स हैं बेसिकली। ठीक है,
टेक्निकल टर्म्स में हमारे पास आ जाता है वॉक्सल, यूनिट अटेन्युएटिंग वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। ठीक है जी। अब जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि डिफरेंट टिश्यूज हैं, वो डिफरेंट तरह से उनकी अटेन्युएशन डिफरेंट होगी, एक्सरे अटेन्युएशन हर टिश्यू की डिफरेंस होगी। ठीक है, तो वो जो बेसिकली एक्सरे अटेन्युएशन है, ठीक है, उसका जो भी टिश्यू है उसका जो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को हम वॉक्सल का नाम दे रहे हैं। ठीक है, वी से आपने याद रखना है। रे प्रोजेक्शन सिंगल अटेन्युएशन मेजरमेंट। ठीक है, अब आप देखें जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सरे ट्यूब जो है वो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट होंगी। ठीक है, जब डिटेक्टर मूव करेगा बॉडी के अराउंड तो डिफरेंट एंगल्स पे एक्सरेज निकलेंगी, प्रोजेक्ट होंगी और बॉडी के डिफरेंट एंगल्स से जो है वो व्यू हमें देके देंगी। ठीक है, दिस इज बेसिकली द रे प्रोजेक्शन। मैट्रिक्स क्या है? न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चे, जो भी ऑर्गन जिस भी टिश्यू का हम सीटी स्कैन कर रहे हैं उसको हम फर्दर एक न्यूमेरिकल नंबर जो है वो दे देते हैं। ठीक है, ये अभी हम आगे जाके पढ़ते हैं, उस नंबर को हम सीटी नंबर कहते हैं। ठीक है, वो नंबर जो होता है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। पिक्सल, यूनिट पिक्चर एलिमेंट। ठीक है जी, पिक्सल क्या है? पिक्सल ये है कि जैसे हमारे पास जो है वो एलसीडीज के पिक्सल्स होते हैं। ठीक है, फोन में पिक्सल्स होते हैं कि वो आपको कितने अच्छा पिक्सल, जितना अच्छा आपका पिक्सल होता है उतना ज्यादा आपको एक क्लियर जो है वो इमेज आ रहा होता है। ठीक है, या उतना अच्छा हमारा जो है वो पिक्चर जो है वो हम अच्छी जो है वो क्लिक कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से जितना ही सीटी मशीन का पिक्सल अच्छा होगा, एक्यूरेट होगा, उतना ही वो आपको इमेज जो है वो एक्यूरेट शो करेगा। विंडो, चूजिंग द नंबर ऑफ ग्रे शेड्स फॉर डिस्प्ले। अब विंडो क्या है? विंडो क्या है कि जिस तरह से बच्चे हमने एक्सरेज में पढ़ा था कि हमारे पास एक ग्रे स्केल मैंने आपको दिखाया था, और उस ग्रे स्केल में हमने पढ़ा था कि एयर किस तरह की नजर आएगी, बोन किस तरह की नजर आएगी। ठीक है, डार्क जो है वो ग्रे से लेके बिल्कुल वाइट शेडो तक हम गए थे। ठीक है, इसी तरह से सिटी में भी हमारे पास जो है वो एक ग्रे स्केल होता है और उसके ऊपर डिफरेंट जो है वो शेड्स होते हैं। ठीक है, और उन शेड्स के ऊपर फिर हम डिफरेंट नंबरिंग कर सकते हैं। उस बेसिकली ग्रे स्केल को जो है वो हम क्या कहते हैं? विंडो कहते हैं। विंडो लेवल क्या है? द नंबर एट विच द विंडो सेटिंग इज सेंटर्ड। ठीक है, जो विंडो का बेसिकली जो सेंटर्ड पार्ट होता है उसको हम विंडो लेवल या विंडो सेंटर कहते हैं। ठीक है, अगर आपको ये दोनों बातें क्लियर नहीं हुई तो आगे वाली स्लाइड में बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वो कुछ टेक्निकल टर्म्स थी सेम, या कुछ हम कह सकते हैं जो पैरामीटर्स हैं सिटी को देखने के लिए: स्लाइस, मैट्रिक्स, पिक्सल, वॉक्सल, सिटी नंबर, विंडोइंग, विंडो विड्थ, विंडो लेवल एंड पिच। अच्छा जी, slice या cut, the cross sectional portion of the body which is scanned for production of CT image is called slice. The slice has width and therefore volume. The width is determined by the width of the X-ray beam. ठीक है बच्चा, देखिए अब स्लाइसिस तो आपको पता चल गई है ना कि क्या होती है स्लाइस जो हम कट कर रहे हैं, हर बॉडी के स्ट्रक्चर को हम स्लाइस में कर रहे हैं। तो जो हर स्लाइस है, किसी भी ब्रेन की आ रही है स्लाइस, लंग की स्लाइस है, कोई भी स्लाइस है, उस स्लाइस का एक वॉल्यूम भी होगा। ठीक है, और एक उसकी स्पेसिफिक विड्थ होगी। तो जो भी उसका वॉल्यूम है, जो भी इसकी विड्थ है, वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है कि जो एक्सरे बीम उसके अंदर से पास कर रही है। ठीक है, वो उसकी विड्थ और वॉल्यूम को जो है वो डिसाइड कर रही होती है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि स्लाइस क्या होता है और कट क्या होता है, और हर स्लाइस की एक विड्थ होगी और हर स्लाइस की एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। अब मैट्रिक्स क्या है? द सिटी इमेज इज रिप्रेजेंटेड एज द मैट्रिक्स ऑफ द नंबर। ठीक है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है कि हमने एक जो भी स्लाइस होता है उसके ऊपर हम एक सिटी नंबर लगा देते हैं, और वो सिटी नंबर हमें फर्दर डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है कि ये एरिया कौन सा है। ठीक है, अ टू डायमेंशनल अरे ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रॉज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ईच नंबर रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द इमेज एट दैट लोकेशन। ठीक है जी, अब ये जो मैट्रिक्स है बेसिकली स्लाइस में, मैट्रिक्स में क्या है? नंबरिंग है। उस नंबरिंग के लिए फर्दर हमने अपनी जो है वो आसानी के लिए, फैसिलिटी के लिए क्या किया है कि उसको रॉज में, ठीक है, ऐसे रॉज में और कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये कॉलम्स हैं और ये रॉज हैं। अब इस रॉज और कॉलम्स के अंदर जो हमने डिवाइड किया है, इसको इसको हम कह रहे हैं मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या होता है कि सीटी मशीन के अंदर हम ऐसे करके साइड से सेलेक्ट करते हैं सीटी नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ में कोई मसला है, मुझे नहीं समझ आ रहा, ठीक है, मैं यहाँ से करूंगी जी सीटी नंबर, और सीटी नंबर को यहाँ पे लगा दूंगी। सीटी नंबर मुझे बता देगा कि जी ये वाला एरिया जो है वो बोन है। ठीक है, ये वाला एरिया जो है वो क्या है। ठीक है, ये हम आगे जाके अभी देखते हैं तो आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से सीटी नंबर हमें एरिया को रिप्रेजेंट करने में हेल्प कर रहा होता है। पिक्सल, each square in a matrix is called a pixel, also known as a picture element। ठीक है जी बेटा, पिक्सल क्या है कि जो मैंने आपको बताया था कि हमने स्लाइस के अंदर मैट्रिक्स बना लिया था। अब मैट्रिक्स के अंदर ये जो एक छोटे छोटे से बॉक्सेस जो स्क्वायर्स आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज बेसिकली द पिक्सल। ठीक है, अब आप देखें, अभी शुरू में मैंने आपको बताया था कि जिस मशीन का पिक्सल जितना ज्यादा हाई होगा वो उतनी अच्छी इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, यानी कि आप देखें कि ये अगर पिक्सल जो है वो आपको
अब इतना नजर आ रहा है, अगर ये पिक्सल और मजीद कट होके आपको और इतना सा नजर आया तो इसको मजीद हम ब्राइट करके विजुलाइज करके देख लेंगे कि क्या मसला है पेशेंट का, ठीक है। तो इस तरह से जितनी जिस मशीन का पिक्सल हाई होगा वो उतना ही आपको इमेज अच्छा देगा, ठीक है, जैसे कि आपके सेल फोन के केसेस में होता है। Each individual element or number in the image matrix represent three-dimensional volume element in an object called voxel, ठीक है। अब voxel क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि V से आपने वॉल्यूम याद रखना है, ठीक है। तो जो भी पिक्सल है उसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम भी होगा कोई हमारे पास, ठीक है। तो वो जो बेसिकली वॉल्यूम है उस एरिया का, दैट इज बेसिकली द voxel, ठीक है। हमने क्या किया, स्लाइस को एरोस और सॉरी कॉलम्स और रोज में डिवाइड किया, ठीक है, और उसको एक स्पेसिफिक नंबर दे दिया, उसको हमने क्या कह दिया, मैट्रिक्स कह दिया। अब मैट्रिक्स के अंदर जो एक स्क्वायर है दैट इज पिक्सल, उस पिक्सल का जो एक वॉल्यूम है दैट इज बेसिकली द वॉक्सल, ठीक है। आई थिंक अब आपको ये चीज क्लियर हो गई है। अच्छा जी, अब सीटी नंबर पे फिर से आ जाते हैं। द नंबर्स इन द इमेज मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज द सीटी नंबर, ठीक है। मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि हमने मैट्रिक्स के अंदर एक नंबरिंग कर दी है और वो नंबरिंग जो है वो क्या होती है, सीटी नंबर होता है। ये हमने नहीं किया हुआ, ये मतलब ये चीजें डिसाइडेड हुई हो या आपकी मशीन के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इंस्टॉल्ड होती हैं, ठीक है। Each pixel has a number which present the X-ray attenuation in the corresponding voxel of the object, ठीक है जी। जो भी हमारे पास पिक्सल है उसके ऊपर हम जब ऐसे करके जो है वो क्लिक करेंगे तो हमें बता देगा जी इसका ये वाला नंबर है, 14 नंबर है, 17 नंबर है, 20 नंबर है। फिर हमारे पास एक स्केल होता है, वो स्केल हमें बताता है कि हर नंबर जो है वो आपने एक ये वाला नंबर किसको देना है, ये वाला नंबर किसको देना है, ये वाला नंबर किसको देना है, ठीक है। अच्छा जी, हाउसहोल्ड फील्ड यूनिट जिसको HU यूनिट्स भी कहते हैं, रिलेटेड टू डिफरेंट कॉम्पोजिशन एंड टिश्यू नेचर ऑफ द टिश्यू, द सीटी नंबर इज आल्सो नोन एज हाउसफील्ड यूनिट्स, रिप्रेजेंट द डेंसिटी ऑफ टिश्यू। डिफरेंट टिश्यूज हैव डिफरेंट सीटी नंबर रेंज इन द हाउसफोल्ड यूनिट्स, ठीक है जी। तो अब जो सीटी नंबर है उसको हम हाउसफील्ड यूनिट भी कहते हैं। हमने पहले भी पढ़ लिया है, हर टिश्यू एक दूसरे से डिफरेंट है, डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन है, डिफरेंट उनकी डेंसिटीज हैं और डिफरेंट इंटेंसिटी से रेज को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इसी वजह से उनका सीटी नंबर भी हमारे पास या हॉन्सफील्ड यूनिट भी जो है वो क्या होगा, आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होगा, ठीक है जी। अब एयर का 1000 है, वाटर का 0 है, बोन का 1000 है, ब्लड का ये है, ये सारे डिफरेंट हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये सीटी स्कैन है, ठीक है। अब आपको जरा ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हमारे पास एक सीटी स्कैन है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि यहाँ पे हेमरेज हुआ हुआ है, मुझे नहीं क्लियर हो रहा कि ये हेमरेज है या नहीं है, ठीक है। मैं क्या करूंगी, ये मैं सीटी स्कैन की मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये मशीन है, मैं यहाँ से क्लिक करूंगी, ठीक है जी, किसी पे कर लेते हैं, ये हम क्लिक करते हैं, ये लिखा हुआ है जी सीटी नंबर, ये लिखा होगा सीटी नंबर। मैं सीटी नंबर के ऊपर ऐसे करके क्लिक करूंगी, जब क्लिक करूंगी तो वो मुझे दिखा देगा जी कि इसका नंबर जो है वो इस रेंज में फॉल कर रहा है, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये क्या है, हैमरेज है, ठीक है। या वो मुझे शो करेगा कि ये 0 है, तो मुझे पता चल जाएगा कि कोई वाटर की यहाँ पे जो है वो डेपोजिशन हुई हुई है, ठीक है। या वो बताएगा कि ये 40 से 70 के दरमियान में है, तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई हिमाटोमा है या कोई ब्लड एक्यूमुलेट हुआ है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से सीटी नंबर जो है वो हमें डायग्नोसिस बनाने में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। क्योंकि जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं देखिए उन्हें भी जो है वो एक्यूरेसी में, क्लिनिकल एक्यूरेसी में या डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। कि कभी कभी ऐसे हो सकता है कि हमें नहीं पता चल रहा कि ये जो है वो क्या है बॉडी में, या हम इसको अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना है कि आइदर जो है वो क्लॉट है या वहाँ पे कोई मैस बना हुआ है या क्या है, या ये वो एरिया कौन सा है, तो हमें जो है वो सीटी मशीन इटसेल्फ जो है वो हेल्प कर रही होती है या फैसिलिटेट कर रही होती है कि हम उस एरिया को जो है वो एट द सेम टाइम क्या करें, इजीली देख लें कि वो एरिया जो है वो कौन सा है, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि स्लाइसेस में हमने मैट्रिक्स बनाए हैं, मैट्रिक्स के अंदर फिर पिक्सल आ गया ईच स्क्वायर, फिर पिक्सल का एक वॉल्यूम है वो जो है वो वॉक्सल है, और फिर वॉक्सल के जो वॉक्सल है और वो जो पिक्सल है उसको हमने हर पिक्सल को एक सीटी नंबर दिया हुआ है या हॉन्सफील्ड यूनिट्स दिए हुए हैं, और वो यूनिट्स या सीटी नंबर हमें हेल्प करते हैं डिफरेंट एरियाज को आपस में डिफ्रेंशिएट करने में। अच्छा जी, अब विंडोज लेवल सॉरी विंडोइंग क्या है, द ह्यूमन आई कैन ओनली परसीव 16 शेड्स ऑफ ग्रे, द सीटी स्कैनर रिकॉर्ड लेवल ऑफ ग्रे फॉर बियॉन्ड व्हाट द आई कैन सी, ठीक है जी। हाँ, हम जो है वो एक अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक एबिलिटी रखी है कि हम कुछ शेड्स हैं ग्रे के जिसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जिसमें 16 शेड्स हैं, बट सीटी स्कैन हमें कुछ इस तरह के शेड्स भी बताता है जो कि हम आई से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि सीटी स्कैन मशीन के अंदर ही सब कुछ इंस्टॉल्ड है, ठीक है। जो आप खुद से परसीव नहीं कर सक रहे हैं वो हमें मशीन जो है वो परसीव करके इजीली जो है वो बता देगी। देयरफॉर टू इंटरप्रेट इमेजेस वी हैव टू लिमिट द नंबर ऑफ हाउसफील्ड यूनिट्स शोन, विंडोइंग, ठीक है। ये जो पूरा स्केल है बेसिकली इसको हम विंडोइंग कहते हैं, ठीक है, या इसको हम विंडो विड्थ कहते हैं। द कंप्यूटर देन कन्वर्ट्स दिस सेट रेंज ऑफ
फॉस्फेट यूनिट इनटू शेड्स ऑफ ग्रे वी कैन सी। ठीक है, तो अब कंप्यूटर हमें क्या करता है कि हमें नहीं समझ आ रहा है ये कौन सी जगह चीज है, ठीक है, हम ऐसे करके क्लिक करेंगे सीटी नंबर के ऊपर, यहाँ से क्लिक करेंगे, वो हमें बता देगा जी ये व्हाइट मैटर है। ठीक है, व्हाइट मैटर हमें उसका हॉस्फील्ड यूनिट जो है वो पता चल गया। ठीक है, हॉस्फील्ड यूनिट जो है वो पता चल गया। अब क्या करेंगे कि हम जो है वो हॉस्फील्ड यूनिट को फर्दर किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ग्रे के शेड के अंदर। ठीक है, कि ये वाला ग्रे का शेड जो है वो हॉस्फील्ड यूनिट के अकॉर्डिंगली इस तरह का है, तो इसका मतलब है कि जो इस तरह की चीज नजर आएगी वो जो है वो क्या होगा, वो ब्लड होगा, वो CSF होगा, वो ये क्या होगा। ठीक है, जब हम फर्दर सीटी देखेंगे तो बेटा आपको फिर ये जो ग्रे स्केल है इसके बारे में ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। विंडो विड्थ, विंडो लेवल, द रेंज ऑफ हॉस्फील्ड यूनिट्स ऑफ ऑल टिश्यूज ऑफ इंटरेस्ट, tissue in this range will displayed in various shades of gray. Tissues with hostfield outside the range are displayed as black or white. ठीक है, तो विंडो विड्थ जो है वो यानी कि जो ग्रे स्केल है वो हमें हेल्प कर रहा होता है कि अगर हमने किसी एक टिश्यू को जो है वो स्टडी करना है, ठीक है, तो वो उस टिश्यू को हम ब्राइट कर लेंगे और जो रेस्ट ऑफ द एरिया है वो मास्क हो जाएगा, वो व्हाइट या फिर ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है, विंडो लेवल क्या है, द सेंट्रल हॉस्फील्ड यूनिट्स ऑफ ऑल द नंबर्स इन द विंडो विड्थ। ठीक है जी, जो पूरा हॉस्फील्ड यूनिट है या विंडो विड्थ है उसका जो सेंट्रल पार्ट है इसको हम विंडो लेवल या विंडो सेंटर भी जो है वो कह रहे होते हैं। ठीक है जी, अब दिस इज बेसिकली द ये रेडियोलॉजिस्ट के लिए है। ठीक है, कि अगर कोई भी CT स्कैन का हम इमेज हमने ले लिया है, स्कैन हो गया, ठीक है, बट स्टिल हमें जो है वो नजर नहीं आ रहा, हम देखना चाह रहे हैं कि ये ट्यूमर है या क्या है, या उसमें हम जो है वो उसको मजीद जो है वो उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना चाह रहे हैं, तो कुछ हमारे पास चेंजेस हैं जो कि हम सिस्टम के अंदर करके उस इमेज को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, या उस पिक्चर की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। उसमें क्या है, रिड्यूसिंग द पिच, ठीक है जी, स्मॉल डिटेक्टर साइज एंड देयरफॉर स्मॉल रे साइज, स्मॉल वॉक्सल साइज। ठीक है, इसमें वॉक्सल साइज भी कर सकते हैं, पिक्सल्स को हम जो है वो मजीद इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट चीज है स्लाइस की थिकनेस। ठीक है, स्लाइस की थिकनेस को भी हम कम से कम करके जो है वो विजुलाइज कर सकते हैं कि कहीं पे कोई भी पैथोलॉजी जो है वो किस तरह की प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह से जब हम एक्सरे देख रहे होते हैं तो एक्सरे में भी अगर आप जब देखना शुरू करेंगे तो इसी तरह ही होगा कि एक्सरे का इमेज हम जब नजर आता है कंप्यूटर पे, तो अगर हमें नहीं पता चल रहा होता कि वहां पे फ्रैक्चर है या कोई भी बोनी एबनॉर्मेलिटी है या क्या है, तो हम क्या करते हैं कि उसके ब्राइटनेस को कम ज्यादा करके या उसको जो है वो जूम इन जूम आउट करके जो है वो इजीली विजुलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से स्कैनिंग में भी अगर हमने मजीद इमेज को बेहतर करना हो तो हमारे पास कुछ जो है वो फैक्टर्स होते हैं। Slice thickness, spatial resolution of CT depends on the slide thickness. The thinner the slice, the higher the resolution. Vary from 1 to 10 mm. Usually 2 mm cuts are optimal for the eye and orbit. In special situations like valuation of the orbital apex, thinner slices of 1 mm can be more informative. ठीक है बच्चों, तो बेसिकली आपको स्लाइस पता चल गया क्या होता है या कट क्या होता है। अब उस स्लाइस की थिकनेस जो है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया है कि बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब है कि जो कीन रेजोल्यूशन है या जो कीन विजुलाइजेशन है सीटी स्कैन की, वो डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर, कि जो भी स्लाइस है उसकी थिकनेस क्या है। हर सीटी मशीन जो है वो आपको एक डिफरेंट थिकनेस की स्लाइस देगी। ठीक है, जो बहुत ज्यादा अच्छी टेक्निकल एडवांस्ड मशीन है वो हमें बिल्कुल जो है वो 1 mm स्लाइस भी दे देगी। ठीक है, 1 से 10 mm तक यूजली रेंज होती है। अब हर मशीन आपको डिफरेंट देगी। ठीक है, इसीलिए ये होता है कि कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक आपको लैब से जो है वो टेस्ट कराने के लिए कह रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि वहाँ पे जो सीटी मशीन है वो हमें इतना थिन स्लाइस इमेज देगी और हमें डायग्नोसिस बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो जितनी स्लाइस की थिकनेस कम होगी उतनी सीटी रेजोल्यूशन जो है वो हाई होगी और हमारे पास इमेज जो है वो अच्छा आएगा। ठीक है, आप कह सकते हैं कि स्लाइस थिकनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सीटी रेजोल्यूशन। ओके, अब आई आपको पता है हमारे पास एक बड़ा आई या ऑर्बिट जो है वो इटसेल्फ बड़ा एक सेंसिटिव सा स्ट्रक्चर है, पर हमारे पास वहाँ पे माइक्रो वेसल्स और जो है वो स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसको भी अगर हमने उसके जो है वो विजुलाइजेशन करना हो, स्कैन करना हो, तो हम यूजली 2 mm कट्स का जो है वो लेके उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी इवन देखिए 1 mm के भी जो है वो हम यूज कर रहे होते हैं। तो आप जितना स्ट्रक्चर छोटा होगा उतना हमें अगर उसका छोटा स्लाइस मिलेगा तो हम उसको अच्छे तरीके से जो है वो क्या कर सकेंगे, विजुलाइज कर सकेंगे। बट वी कैन सी द ब्रेन इज ग्रे, वाइट मैटर इज यूजली डार्क ग्रे, ग्रे मैटर इज यूजली लाइट ग्रे। ठीक है, ये आगे उसके जो है वो सीटी नंबर जो है वो लिखे हुए हैं। ठीक है, अब जैसे हमने ग्रे स्केल पढ़ा था कि एयर किस तरह की नजर आएगी एक्सरे के ऊपर, इसी तरह से हमारे पास अगर स्कैन देखें तो स्कैन में जो व्हाइट मैटर है वो हमें डार्क ग्रे कलर का नजर आएगा, जैसे कि ये डार्क ग्रे है, ये व्हाइट मैटर है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें सॉरी व्हाइट मैटर है, ठीक है, जो डार्क ग्रे है, और जो लाइट ग्रे है यानी कि ये वाला एरिया है, ये हमारे पास क्या है,
ग्रे मैटर है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें यहाँ पे कोई ब्लैक एरिया नजर आ रहा है तो ये यहाँ पे जो है वो हमारे पास CSF फ्लूइड होगा, ठीक है। इसी तरह से कुछ एरियाज जो है वो हमें स्कैन के ऊपर ब्राइट नजर आएंगे, कोई कंट्रास्ट अगर हमने डाला है, कोई हैमरेज हुआ हुआ है, कोई मैस है, वहां पे कैल्सिफिकेशन है, कोई फॉरेन बॉडी जो है वो चली गई है, ठीक है, कोई भी मेटेलिक है या कोई और भी फॉरेन बॉडी है, तो वो आपको ब्राइट नजर आएगी। ये इंशाल्लाह जब हम मजीद स्कैनिंग पढ़ेंगे तो आपको जो ग्रे स्केल है उसके बारे में मैं और मजीद डिटेल इन्फॉर्मेशन बताऊंगी, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कंट्रास्ट, ठीक है बेटा। जैसे हमने बाकी पढ़ा था रेडियोलॉजिकल मोडेलिटीज में, मैंने आपको बताया था कि हम कंट्रास्ट देते हैं और कंट्रास्ट का मकसद होता है कि जो इमेज है वो हमारे पास मजीद बेहतर फॉर्म में नजर आ जाए और हम इजीली उसको डायग्नोज करें। इसी तरह से CT स्कैन में भी हम कोई कंट्रास्ट डाई या रेडियो आइसोटोप पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करके जो भी हमारा इमेज है उसको मजीद विजुअलाइज जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास ग्रे स्केल आ गया जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे हॉस्फील्ड यूनिट्स हैं। अब जैसे ही हम उसके ऊपर जो है वो किसी स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो ऐसे करेंगे, यहाँ से हम कहेंगे CT नंबर, वो CT नंबर बताएगा। उस CT नंबर को फॉर एग्जाम्पल उसने बताया कि जी ये 0 CT नंबर है। अब 0 CT नंबर को हम लेके जाएंगे कहाँ पे, हॉस्फील्ड यूनिट उसका 0 हो गया, ठीक है। अब 0 का क्या मतलब है कि वो हमें इस तरह का उसका ग्रे शेड जो है वो CT के ऊपर नजर आना चाहिए, ठीक है। तो हम CT के शेड के साथ इसको मैच करेंगे और फिर देख लेंगे कि 0 हॉर्सफील्ड का यूनिट जो है वो नंबर किस चीज का था जी, हमने पढ़ा था वो था आई थिंक प्योर वाटर का, ठीक है। तो वाटर को जो था वो 0 नंबर था, इसका मतलब है कि वहां पे कोई वाटर की या किसी और फ्लूइड की जो है वो वहां पे क्या है, डेपोजिशन है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो बेसिकली स्कैनिंग का इंप्रेशन या रिपोर्टिंग जो है वो तैयार कर रहे होते हैं। Window examples in each head CT, 3 windows are commonly used: brain, bone and subdural window. Brain window क्या कर रही है, देखिए आपको स्पेसिफिकली अगर हमने ब्रेन के अंदर हमें लगता है कि जी बोन जो है या स्कल में कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, कोई चेंज नहीं आया होगा, ब्रेन इटसेल्फ के अंदर आया होगा, ठीक है, तो हम ब्रेन विंडो यूज करेंगे। आपने खुद ने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल क्या करना होता है, ये स्कैन आ गया, स्कैन से हम यहाँ से जी ऐसे करके क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ये सिलेक्ट कर लिया ब्रेन विंडो। ब्रेन विंडो सेलेक्ट किया तो उसने आपको सिर्फ ब्रेन का हिस्सा दिखा दिया, बोन को उसने मास्क कर दिया, ठीक है। फिर हमें अगर ऐसा लगता है जी पेशेंट के स्कल बोन का कोई फ्रैक्चर हुआ हुआ है, हम फिर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे करके, हम बोन विंडो सेलेक्ट कर लेंगे। बोन विंडो सेलेक्ट करेंगे तो वो हमें ब्रेन को मास्क कर देगा और जो बोन है उसको दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। और हमें पता चल जाएगा कि स्कल के अंदर कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ हुआ। इसी तरह से अगर हमें लगेगा कि पेशेंट को सबड्यूरल हेमाटोमा हुआ हुआ, डेवलप सबड्यूरल हैमरेज है वहां पे, तो हम क्या करेंगे जी, विंडो सेलेक्ट कर लेंगे सबड्यूरल और वो सबड्यूरल एरिया को जो है वो फोकस कर देगी, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली हम विंडोज जो है स्पेसिफिकली हेड CT के लिए 3 तरह की विंडोज जो है वो यूज कर रहे होते हैं। Contrast enhancement. Contrast study involves imaging the area of interest after intravenous injection of a radiological contrast medium. Most orbital pathologies can be easily visualized without infusion of a contrast medium, as orbital fat provides intrinsic background contrast. A contrast enhancing lesion is one which becomes bright or more intense after contrast मीडियम इन्फ्यूजन, ठीक है बेटा। अभी आई थिंक आप सबको वैसे ही क्लियर हो जाना चाहिए कि मैंने आपको हर रेडियोलॉजिकल मोडेलिटी में बताया था कि जब भी हम कोई कंट्रास्ट डालते हैं तो उस कंट्रास्ट का मकसद क्या होता है कि जो हम इमेज देख रहे हैं उसको मजीद इन्हांस कर दे, ठीक है, और हमें इन्हांस्ड इमेज जो है वो नजर आए। अगर आपको याद होगा मैंने आपको फ्लोरोस्कोपी में पढ़ाया था और मैंने आपको टॉक्सिक मेगाकोलोन के बारे में बताया था और मैंने आपको दिखाया था कि हमने कंट्रास्ट जब रेक्टम से डाला तो किस तरह से हमारे पास एक इन्हांस्ड इमेज जो है वो आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने ब्रेन में भी पैथोलॉजीज पढ़नी है, ठीक है, या CT में हमने कोई भी पैथोलॉजी को मजीद रीड करना है तो हम कंट्रास्ट इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और वो हमें जो है वो मजीद अच्छा जो है वो उसका इमेज शो कर देगा। कंट्रास्ट एजेंट इंक्रीजेस टिश्यूज हॉर्सफील्ड वैल्यू एंड थस इंक्रीजेस इट्स ब्राइटनेस, ठीक है जी। जहां भी हम कंट्रास्ट डालेंगे वो एरिया मजीद ब्राइट हो जाएगा और आपको इजीली विजुलाइज कर सकेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ ऑप्टिक chiasma, pericellular origin and extraorbital extensions of orbital tumor is best possible with contrast enhancement. Contrast enhancement also helps to define vascular and cystic lesion as well as optic nerve lesions, particularly meningioma and glioma, ठीक है बेटा। तो मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि जो हमारे पास आई है बहुत सेंसिटिव और बहुत माइक्रो स्ट्रक्चर्स वहां पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसको अगर हमें लगता है कि कोई ब्रेन में आई में कोई ऑप्टिक नर्व में कोई मसला आ गया है या ब्रेन की किसी वेसल के अंदर कोई ट्यूमर है या कोई क्लॉट बना हुआ है और उसको हमने स्टडी करना है, तो उसमें हमें जो है वो अगर हम कंट्रास्ट एजेंट के साथ उसको CT स्कैन करवाएंगे तो हमारे पास बड़ा अच्छा सा जो है वो एक एनहांस्ड इमेज जो है वो आ जाएगा, ठीक है। आप ये देखें कि ये बेसिकली हमारे पास जो है वो इमेज है, ठीक है, ये आपको दिखा रहा है ये प्लेन CT है और ये CT दिखा रहा है कि ये इस ऑर्बिटल में कोई भी जो है वो पेशेंट के लेफ्ट ऑर्बिटल में कोई मसला नहीं है,
ठीक है। और आप देखेंगे फिर हमने क्या किया कि हमने कंट्रास्ट डाल दिया, ठीक है, क्योंकि हमें लग रहा था कि कोई ना कोई मसला जरूर है, क्योंकि ये एक्सटेंड हुआ है अपने, इसके जो मार्जिन हैं वो एक्सटेंड हुए हैं, ठीक है। तो हमने कंट्रास्ट डाला, जब हमने कंट्रास्ट डाला तो उसने हमें बता दिया कि जी हाँ जी यहाँ पे कोई किसी किस्म की डेपोजिशन या कोई एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हम कंट्रास्ट सीटी ना करते, इसी के बेस पे करते, तो हम एक प्रॉपर डायग्नोसिस जो है वो क्या होता नहीं बना सकते, ठीक है। तो कंट्रास्ट एनहांसमेंट या कंट्रास्ट इन्वॉल्वमेंट इन सीटी इज also very important. Approach to differential diagnosis, general principle, location, atomic structure, image, feature and clinical presentation of a patient. ठीक है बेटा, जब भी हमने differential diagnosis बनाना है, सिर्फ सीटी की बात नहीं कर रहे, कोई भी आपने differential diagnosis बनाना है तो उसमें हमें exact location, ठीक है, जो भी पेशेंट आया है आपके पास जिस कंप्लेन के साथ, उसकी क्या एग्जैक्ट लोकेशन है, उसका अगर एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई तो उस लोकेशन में जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम कोई इमेज लेंगे तो उसके इमेजिंग फीचर्स क्या आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप नॉर्मल इमेज की लेबलिंग शुरू करेंगे तो आपको एबनॉर्मेलिटी समझ आएंगी, ठीक है। और फिर उसके अलावा हमें जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है पेशेंट की, ठीक है, कि अगर आपके पास स्ट्रोक का पेशेंट है तो उसकी क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो सकती है, ठीक है, बेल्स पाल्सी का पेशेंट है तो उसकी क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो सकती है। तो ये चीजें भी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये होगी तो ही आप उसको अच्छे से डायग्नोज कर सकेंगे। वंस प्राइमरी लोकेशन ऑफ अ लेजन इज डिटरमाइंड, वी शुड कंसीडर other parameters characteristic of margins of lesion, associated bony changes, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको यहाँ पे दिखाया है कि ये एक ऑर्बिटल चेंज आया हुआ था, फिर क्या हुआ कि यहाँ पे हमें मजीद पता चल गया कि इसके क्या क्या मार्जिन है, ये कितना एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। तो जब आपको लोकेशन पता चलेगी तो ही आप उस लेजन के मार्जिन को देख सकेंगे, ठीक है, या उस लेजन के मजीद करेक्टरिस्टिक को फॉलो कर सकेंगे, ठीक है। फिर हम ये भी देख सकेंगे कि उस लेजन की वजह से कि सराउंडिंग में अगर नेजल बोन पड़ी हुई है तो उसने उसको कितना ज्यादा जो है वो इफेक्ट किया है, ठीक है, या जो भी बोनी एरिया उसने कितना ज्यादा उसको जो है वो इम्पीड किया है। एनहांसमेंट पैटर्न, ठीक है, कि वो जो भी है लेजन है, कोई ट्यूमर है, वो किस तरह से जो है वो स्प्रेड हुआ हुआ है, इंटीरियर स्प्रेड हुआ हुआ है, पोस्टीरियर हुआ हुआ है, इंफीरियर हुआ हुआ है, कितना स्प्रेड हुआ हुआ है। पैथोफिजियोलॉजिकल बेसिस, ठीक है जी, कि पैथोफिजियोलॉजिकली उस लेजन के अंदर क्या चेंजेस आई हुई हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई भी टिश्यू है उसमें क्या आती है चेंजेस। जैसे मैंने आपको एक्सरे में बताया था कि फ्रेश एक्सरे और ओल्ड एक्सरे, ठीक है, जब हम देखेंगे तो हमें दोनों में डिफरेंस जो है वो करना पता चलना आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से कोई भी क्लॉट है या कोई भी लेजन है उसमें भी पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आ रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपको इसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या कितने टाइम की जो प्रेजेंटेशन है आपके पास क्लिनिकली, उसको कितना टाइम हो चुका है, इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। CT is the procedure of choice in evaluating patients with orbital trauma. It is a rapid test that can detect bony and soft tissue injury, hemorrhage, foreign bodies, may be blunt, penetrating, or involve implantation of foreign bodies. The classical injury seen in blunt trauma is the blowout fracture. This commonly involves the floor and medial wall of the orbit. ठीक है, ठीक है। तो बेटा ट्रॉमा के केस में जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि कोई भी ट्रॉमा का केस होता है तो हमें उसमें स्पेशली जो अगर हमें जो कोई ब्लंट ट्रॉमा आ गया है, ठीक है, कोई हेड ट्रॉमा के साथ पेशेंट है तो हम सीटी जो है उसको जरूर रेफर करते हैं, ठीक है। या यहाँ पे अगर ब्लो आउट फ्रैक्चर के बारे में लिखा हुआ है तो कोई अगर जैसे फॉर एग्जांपल आई के ऊपर कोई ब्लंट फ्रैक्चर जो है वो ट्रॉमा हुआ है या कोई पंचिंग इंजरी हुई है तो भी हमें जो है वो उसको मजीद अगर हमने देखना है, ठीक है, तो हमें सीटी जो है वो हेल्प कर रहा होगा, ठीक है जी। इसके अलावा सीटी के हमारे पास अगर कॉमन यूजेस हम देखें तो डायग्नोज मसल बोन डिसऑर्डर्स, ठीक है जी, जैसे हमने फ्रैक्चर जो है वो डिस्कस किया है, ट्यूमर को डिस्कस किया है, पिन पॉइंट द लोकेशन ऑफ ट्यूमर, इन्फेक्शन, क्लॉट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि ट्यूमर पड़ा हुआ है, क्लॉट पड़ा हुआ है, कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है, वो उसकी एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन बता देता है। गाइड प्रोसीजर सच एज सर्जरी, बायोप्सी, रेडिएशन थेरेपी, ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी देनी है तो हम उससे सीटी स्कैन करवा के देख लेते हैं पहले, ठीक है, कि कितना वो स्प्रेड हुआ हुआ है। Detect and monitor diseases conditions like as heart diseases, cancer, nodules, liver masses. Monitor the effectiveness of certain treatments such as cancer treatments, ठीक है जी, ये हमने देख लिया कि रेडिएशन थेरेपी के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ओरल या कीमोथेरेपी जो है वो रेडिएशन थेरेपी से पहले हम सीटी का स्कैन करवा के देख सकते हैं कि जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं आइदर इट इज इफेक्टिव फॉर पेशेंट और नॉट। डिटेक्ट इंटरनल इंजरीज एंड इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है जी, जैसे हमने देखा है अभी कि कोई ट्रॉमा के साथ पेशेंट आता है और हमें लगता है कि इसके अंदर जो है वो ब्रेन में कोई जो है वो रप्चर हो गई है, आर्टरी वेसल कोई रप्चर हो गई है, इंटरनल इंजरी हो गई है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है या क्लॉट बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं ब्रेन सीटी जो है वो पेशेंट का करवा के क्विक असेस करके क्विक एक्यूरेट डायग्नोसिस जो है वो बना सकते हैं और मॉर्बिडिटी से जो है वो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर in which we have discussed the basic
concept, a basic introduction, a very brief, precise introduction about the CT scan, ठीक है जी। CT मशीन के बारे में मैंने आपको बताया है, कुछ स्पेसिफिक जो इसके प्रिंसिपल हैं, जो इसका प्रोसेस है स्कैनिंग का। Then we have discussed the specific parameters of CT, ठीक है जी, प्लेन रेडियोग्राफ और CT में क्या डिफरेंस है। और इसके अलावा जो CT स्कैन की जो इमेजेस आ रहे हैं, ठीक है जी, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि बॉक्सेस क्या है एंड दिस एंड दैट। एंड इसके अलावा जो स्पेसिफिक यूजेस हैं हमारे पास CT स्कैन के, वो हम कौन कौन से जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं इन फील्ड, ठीक है जी। अब एनी वन ऑफ यू हैविंग एनी क्वेश्चंस तो यू कैन आस्क। जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? जाग रहे हैं आप सब या सो गए हैं? जी महानूर बेटा, आपने हैंड रेज किया है। अच्छा, शायद मैंने आप लोगों को म्यूट किया हुआ है। हाँ जी। मैम ये ना मैंने पूछना था आपसे एक छोटी सी चीज कि मैम ट्रोमा के बारे में ये भी कहते हैं कि फर्स्ट जो है ना वो हम लोग फर्स्ट लाइन जो है वो यूज करते हैं एक्सरे, हाँ और मैम यहाँ पे सीटी में भी कहा जाता है, तो मैम बेटा, हम लोग देखिए किसको ज्यादा प्रेफर करते हैं? देखिए बेटा, डिपेंड करता है ना कि पेशेंट की इंजरी किस तरह की है। जैसे मैंने आपको बताया कि हेड ट्रॉमा हो गया है। अब हेड ट्रॉमा है तो सीधी सी बात है कि हेड ट्रॉमा हुआ है तो कोई ना कोई अंदर ब्लीडिंग भी हो रही है, तो कोई ना कोई आर्टरी रप्चर हुई है, और आर्टरी रप्चर होगी तो वहां पे क्लॉट बना होगा, हेमरेज हुआ हुआ है, ठीक है ना। अब यस अगर आपके मैम। पास पेशेंट आया है ट्रॉमा का ही है, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हुआ है उसका, और उसका आपको जो हेड पे कोई इंजरी नजर नहीं आ रही, आपको नजर आ रहा है कि उसके जो है वो टांग जो है वो उधर से ब्लीडिंग हो रही है, वहां पे इंजरी हुई हुई है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि डेफिनेटली हमें पता चल रहा है कि वहां पे क्या हुआ हुआ है, उसका कोई फ्रैक्चर हुआ होगा, ठीक है। तो बेटा ये ना इंजरी जो है वो वेरी कर रहा होता है, ठीक है। और जैसे मैंने भी आपको पहले एक और बात बताई है कि कभी कभी ये होता है कि हमें एक्सरे से नहीं क्लियर हो रहा होता, तो फिर हम जो है वो उसकी तरफ जा रहे होते हैं, सिटी की तरफ जा रहे होते हैं। तो इसीलिए मैंने अभी एक जो स्लाइड ऐड की हुई थी कि आपको पेशेंट की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, एग्जैक्ट लोकेशन का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हमें आप जब आप अभी तो आप लोग, क्योंकि अभी आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की, कुछ भी नहीं किया, ना पेशेंट देखे ना हिस्ट्री ली, जब आप इंशाल्लाह प्रैक्टिस कर लेंगे, एक्सपीरियंस हो जाएंगे, फिर पेशेंट हमारे पास एंटर हो रहा होता है ना, चाहे वो इमरजेंसी में हो या जिस सिचुएशन में हो, हम उसको देख के उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन से, उसके साइन एंड सिम्टम से ही पता लगा लेते हैं कि इसको ये मसला होगा, ठीक है। तो इस वजह से ही जो है वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होता है, बट अभी आप इतना याद रख सकते हैं कि एटलीस्ट पेशेंट की जो कंडीशन है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर हेड ट्रॉमा के साथ आ रहा है तो हम यूजली सीटी ही रेफर करेंगे, ठीक है, वहां पे एक्सरे का फायदा ही नहीं है, क्योंकि हेड हमें एक्सरे जो है वो उस तरह से इमेज नहीं देगा ब्रेन का, ठीक है। और अगर आपके पास आपको लगता है कि कोई पेरिफ्री में इंजरी हो गई है, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा कोई क्रश्ड इंजरी नहीं है, आपको सिंपल एक फ्रैक्चर की या कोई सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी लग रही है, तो आप एक्सरे या एमआरआई जो है वो पेशेंट को रेफर कर सकते हैं। हाँ जी, एनीवन एल्स? मैम मैंने भी आपसे क्वेश्चन पूछा। जी जी। मैम ये जो आपने हमें स्पेशल व्यूज का बताया था, जैसे सोटाग्राम का या स्कैफोल्ड फ्रैक्चर का, इसके अलावा आपने कहा था कि हमें इसके लिए स्पेशल व्यूज करने होते हैं, और इसके अलावा आपने 2 व्यूज का भी बताया था कि हमने 2 लेने होते हैं, एक पे हम फोकस नहीं करते, तो ये जो स्पेशल व्यू है इसके लिए भी हम एक एक्स्ट्रा और लेंगे कि उसी पे फोकस करेंगे? बेटा एक्सरे के स्पेशल व्यू की बात करिए आप? जी मैम। मुझे एक दफा आप अपना क्वेश्चन प्लीज दोबारा रिपीट करें, आपकी ना पीछे से आवाज बहुत ज्यादा आ रही थी। मैम जैसे आपने बोला है कि ये जो स्पेशल व्यूज होते हैं एसिटाग्राम का या स्कैफोल्ड का, इसके लिए हम ऑब्लीक लेते हैं, मुख्तलिफ स्पेशल व्यूज लेते हैं, तो आपने 2 व्यूज का भी हमें बताया हुआ है ना कि एक्सरे जब भी लेना है तो एक से ज्यादा व्यूज लेने हैं, जी जी। तो फिर अच्छा ठीक हम है, मुझे आपका क्वेश्चन समझ आ गया। हाँ जी। तो आप एक्सरे से रिलेटेड पूछ रही हैं ना। देखिए बेटा, स्पेशल व्यू तो हमने लेना ही लेना है, क्योंकि वो स्पेशल व्यू हमें उस एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताएगा, एग्जैक्ट जॉइंट की जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देगा, एग्जैक्ट जॉइंट की हमें इमेज देगा, ठीक है। इसके अलावा हमें साथ एक और इमेज भी लेना होगा, ठीक है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर जो है वो हमारी पटेला का कोई पेन है या कोई फ्रैक्चर है तो हम मर्चेंट व्यू यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब मर्चेंट व्यू तो आपने पेशेंट को कहना ही कहना है, ठीक है। इसके अलावा अब हम देख लेंगे कि इंजरी किस लेवल पे है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि पेशेंट की मीडियल साइड पे स्पेसेस जो है वो कम हो रही है पटेला में, ठीक है ना, या नी में, तो हम क्या करेंगे, एक मर्चेंट व्यू देंगे, ठीक है, और उसके साथ एक जो है वो उसको लेटरल व्यू ऑफ द नी दे देंगे, ठीक है। तो वो हम फिर पेशेंट की अगेन वही बात आ जाती है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन को देख के हम एक स्पेशल व्यू और साथ जो है वो दूसरा व्यू दे सकते हैं, ठीक है। स्पेशल व्यू तो मैंने आपको कुछ केसेस में बताया था ना, कुछ केसेस इस तरह के भी थे जिसमें मैंने आपको कोई स्पेशल व्यू नहीं बताए, बस सिंपल व्यूज बता दिए। जैसे मैंने आपको था कि हैंड है या फुट है, तो उसमें हम कोई दो दो व्यूज जो है वो जरूर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट कंडीशन। अगर आपको लगता है कि वो स्पेशल केसेस में से कोई है तो स्पेशल व्यू साथ जरूर बताएं उसको, और एक साथ व्यू और बता दें डिपेंडिंग ऑन पेशेंट कंडीशन, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो मैम बेसिकली डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। मैम मैम एक जी जी एमसीक्यूज क्वेश्चन शेयर कर लूँ यहाँ पे, वो डिस्कस नहीं जी किया जी था जो। जी 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 करें। हाँ जी अहमद आप बताएं तब तक, क्या कह रहे हैं आप? मैम मैं ये कह रहा था कि हमें कैसे पता चलेगा हेमरेज और इस्कीमिया का सीटी स्कैन जी से। जी जी बेटा, ये तो मैंने आज हमें बड़ा एक जनरल सा पढ़ा है ना, एक इंट्रोडक्शन था सिर्फ। जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह उसमें फिर आपको ये सारा एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। ओके मैम। मैम ये अह, क्वेश्चन आपकी मुझे आपने बेटा मुझे मेल की है, आपकी शो नहीं हुई मुझे। मैम वो मैम ओरल ये का भी नीचे बता। वाला इसमें क्वेश्चन है मैम, मैंने भेज दी थी मेल भी वैसे। खैर मैं मेल चेक करती हूँ, एक मिनट। ओके मैम। आपने क्या पूछा है जी? हो गया, पेशेंट विद प्रेजेंटेशन ऑफ हेड ट्रॉमा, लॉस ऑफ, चले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। अच्छा जी, ये आपने पूछा हुआ है, अ पेशेंट विद प्रेजेंटेशन ऑफ हेड ट्रॉमा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लेवल, विच टेस्ट इज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर अर्ली मैम डायग्नोसिस। ये वाला समझ आ गया था, यही मैंने आपसे अभी पूछ लिया है, ठीक है ना, वो इसमें हम ट्रॉमा देखिए वही वाला। बात है कि हेड ट्रॉमा आ गया है, उसने यस ट्रॉमा का मैम। बता दिया कि हेड है, हेड जहाँ आ गया वहां पे हमें जो अर्ली गोल्ड डायग्नोसिस है वो सीटी है, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया है, इन द डायग्नोसिस ऑफ थायराइड कैंसर विच इज द फर्स्ट टेस्ट टू बी डन, मैम थायराइड मैंने इस पे देखा था, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड बता रहे थे सब ज्यादा जगहों पे, जो मैंने सर्च की थी इस पे जो। तो मैंने आपको क्या बताया इसका? मैम थायराइड स्कैन। बेटा पता है क्या है, इसमें मैंने आपको समय जो है वो अगेन वही बात आ जाती है कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन जो है वो अल्ट्रासाउंड आपको एक उस तरह का इमेज नहीं देगा जितना अच्छा जो है वो हमें स्कैन देगा। अब ये स्कैन जो है ना, असल में यहाँ पे मेंशन नहीं है कि एक तो मैंने सीटी स्कैन लिख दिया और एक मैंने सिंपल स्कैन लिख दिया, ठीक है। अब ये स्कैनिंग को हम जो है वो आप कह सकती हैं कि इन्वेस्टिगेशन स्कैन भी कह सकते हैं, ठीक है, कि हमने कोई हार्मोनल टेस्ट कराए, ठीक है, तो वो वाला स्कैन हो गया। ये कौन सा स्कैन है? ये स्कैन असल में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ हुआ, तो आप तो इसको इस तरह करें कि फिर अल्ट्रासाउंड ही कर लें, ठीक है। ओके मैम। तो इसको थायराइड अल्ट्रासाउंड कर लें। वैसे अगर हमारे पास यहाँ पे ये सिंपल स्कैन अल्ट्रासाउंड ना होता, सीटी होता, एमआरआई होता, तो फिर उसके लिए हम आपको पहले जो है वो एक सिंपल जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो होता है कि हम थायराइड फंक्शन टेस्ट TSH जो है लेवल वो करवा के देखते हैं, ठीक है, कि थायराइड का फंक्शन कितना ज्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है। उसके बाद फिर हम जो है वो ये करते हैं, क्योंकि वहां पे मेंशन है फर्स्ट टेस्ट टू बी डन, ठीक है ना। फर्स्ट टेस्ट आप फटाफट जो है वो हम रेडियोलॉजिकल मोडेलिटी पे नहीं आते हैं, पहले हम क्या करते हैं कि ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना। तो ये जो टेस्ट मैंने थायराइड स्कैन लिखा था ना, अगर आप इसको ब्लड इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो फिर यही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको रेडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो फिर आप अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, ठीक है। बट बच्चे मैं आपको यहाँ पे कहूंगी कि आप क्योंकि फर्स्ट टेस्ट टू बी डन है तो आप थायराइड स्कैन ही करें, ठीक है। क्योंकि पेशेंट आपके पास आता है ना, देखिए उसके जितने भी थायराइड के फंक्शन है पहले वो डिस्टर्ब हुए होंगे। हाँ, अब या तो अगर उसका थायराइड हार्मोन बढ़ा होगा तो आपको पता है क्या चेंजेस आ रहे होंगे, वेट गेन और ये सब कुछ। अगर कम हुआ होगा तो क्या मेटाबॉलिज्म चेंजेस आ रहे होंगे, वेट में क्या चेंजेस आ रहे होंगे। तो इस वजह से हम सबसे पहले तो है वो इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। तो यहाँ पे अगर लिखा होता कि विच टेस्ट टू बी डन तो हम एक इसमें से चूज कर सकते हैं। अब है कि फर्स्ट टेस्ट, जब फर्स्ट आ गया तो फिर हम थायराइड स्कैन को ही जो है वो यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो हमेशा क्वेश्चन को जो है ना वो मैच कर लिया करें आप ऑप्शंस के साथ। क्लियर हो गया बेटा ये वाला? यस मैम।
अच्छा जी, उसके बाद है if a patient having suspicious of berry aneurysm in brain which scan is considered to be gold standard। ठीक है जी, अच्छा जी, बेरी एन्यूरिज्म आ गया है, इसके लिए मैंने आपको जो है वो आई थिंक पेट स्कैन बताया हुआ होगा, पेट स्कैन बताया हुआ है। ठीक है, अब अगेन बेटा जब मैम हमने ये जी जी, मैम ये डिस्कस नहीं हुआ था उस दिन। अच्छा डिस्कस नहीं हुआ था, ओके ठीक है। तो बेटा देखिए, अब हमने जब बेसिकली न्यूक्लियर मेडिसिन पढ़ी थी, तो न्यूक्लियर मेडिसिन में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रही होती हैं, ठीक है, हमारे पास जो न्यूक्लियर मेडिसिन होती है वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस के ऊपर फोकस कर रही होती है। ठीक है, तो बेरी एन्यूरिज्म अगर ब्रेन में आ गया है तो पहले हम ये देखेंगे कि उसकी जो कि केमिकल कंपोजिशन है वो किस लेवल तक जो है वो डिस्टर्ब हुई हुई है। ठीक है, तो उसके बाद हम फिर ब्रेन एमआरआई कराएंगे, क्योंकि अगर हमें हो चुका है, पता चल गया है कि बेरी एन्यूरिज्म ही है वहां पे, ठीक है, या सस्पिशियस भी है, तो हम एमआरआई या स्पेट या प्लेनर इमेजिंग से हमें कोई फायदा नहीं होगा। हम पेट करवाएं और पेट हमें बता देगा कि जी जो एन्यूरिज्म वहां पे बना हुआ है उसमें क्या पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस आई हुई है, उन्हीं पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस की बेस पे हम जो है वो डिटेक्ट कर लेंगे कि जो टिश्यू बना हुआ है उसकी जो भी है एबनॉर्मेलिटी वो किस ग्रेड की है। ठीक है, तो इस केस में हम जो है वो पेट स्कैन करवाएंगे। मैम हम हाइब्रिड इमेजिंग नहीं कर सकते स्पेक्ट और सिटी दोनों? बेटा वो पता है कब कर सकते हैं, जब हमें पेट से क्लियर ना हो। अगर हमें पेट से क्लियर नहीं होगा ना, फिर हम हाइब्रिड इमेजिंग की तरफ जाएंगे, लेकिन पहले हम पेट कर लेंगे, क्योंकि देखिए पेशेंट वो कह रहा है सस्पिशियस है, ठीक है ना। अगर हमें क्लियर हो कि भाई पेशेंट को ये बेनी एन्यूरिज्म हो गया, ये साइंस एंड ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आ रही है, तो फिर तो हम हाइब्रिड इमेजिंग करके एक प्रॉपर डायग्नोसिस बना लेंगे। बट वो कहता है कि सस्पिशियस है, अभी हमें इतना कोई खास पता नहीं है, हमें लग रहा है कि उसको बेरी एन्यूरिज्म हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम हाइब्रिड इमेजिंग करने देखिए हाइब्रिड इमेजिंग में बेटा दो तरह की रेडिएशन पेशेंट के अंदर जाएंगी, तो आपको क्लियर भी नहीं है, आप सस्पिशियस हो और आपने पेशेंट के अंदर इतनी सारी रेज जो है वो पेशेंट को उसके साथ एक्सपोज कर दिया, ठीक है ना, तो फिर क्या, मैंने आपको बताया था इतनी ज्यादा रेज हमने नहीं देनी होती विदाउट एनी रीजन। ठीक है, तो अगेन वही बात आ गई बेटा कि इसमें भी अगर हम जो क्वेश्चन है उस पर फोकस करें कि सस्पिशियस है, तो सस्पिशियस है तो हम पेट स्कैन से उसको इजीली जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। मैम ठीक है लेक्चर बच्चों। बता दें कि मैम बस कितने वो अटेंडेंस इशू भी आप रिजॉल्व कर फिर देना, अटेंडेंस की मैंने मेल कर दी थी। ठीक है, हाँ जी बच्चा, अब दूसरी क्लास से मैंने अनाउंस कर दिया था, आप लोग भी सुन लें कि फर्स्ट 5 लेक्चर्स जो हमारे बन रहे हैं ना, ठीक है, मैंने हर सेशन के अंदर एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है। सेशन 1 में 1 लेक्चर है, सेशन 2 में 2 है, 3 में 3 है, तो इस तरह जो फर्स्ट 5 सेशंस के अंदर जो 5 लेक्चर्स आपके अपलोड हुए हुए हैं, दैट विल बी योर सिलेबस और कंटेंट फॉर द ओरल टेस्ट दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी हेल्ड ऑन द वेडनेसडे 26 में। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके यस मैम। मैम। एक्सक्यूज और मी मैम, हमारे एक्सक्यूज मी मैम, मैंने आपसे पूछना था, मेरी ना मैंने क्लास ही बहुत लेट ज्वाइन की, क्योंकि मैं पहले दूसरे सेक्शन में थी, लेकिन पोर्टल पे ना मेरी सारी एब्सेंट लगी हुई है, सिर्फ 2 प्रेजेंट लगी हुई, तो मेरा अटेंडेंस का इशू तो नहीं होगा? मैंने जो छुट्टियां होगी थी ना जब रमजान की ईद की, उस वीक मैंने अच्छा बच्चे, ज्वाइन की थी जोन क्लास। से भी स्टूडेंट्स का जिन्होंने लेट रजिस्ट्रेशन है, जो भी अटेंडेंस है उसके लिए आप मुझे प्लीज मेल करते हैं सारे स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। अच्छा बेटा, आपको पता चल गया ओरल टेस्ट की मैं स्लॉट बताने लगी थी आपको, जो हमारा क्लास का स्लॉट है यानी कि 7 स्लॉट है वही होगा। ठीक है, मैं आपको शेड्यूल सेंड कर दूंगी जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा, यू मस्ट बी देयर ऑन द गिवन शेड्यूल। ठीक है जी, आपने जस्ट 15 मिनट्स पहले अपने जो है गिवन टाइम से पहले 15 मिनट्स पहले आपने उसको ज्वाइन कर लेना मीटिंग को। ठीक है, और बेटा टाइम जब अप हो जाएगा तो मैं किसी का जो है वो एक्स्ट्रा मार्जिन ही आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अहमद हसन का जो है वो चूंकि हमारा ये वाला स्लॉट है, तो फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मैंने 5:30 पे अहमद हसन का टाइम दिया है, तो अहमद हसन ने 5:15 पे ज्वाइन कर लेना है। ठीक हो गया, 15 मिनट पहले अपने स्लॉट से आपने ज्वाइन कर लेना, और अपने टाइम पे आप नहीं होंगे तो आपको फैसिलिटेट बाद में किया नहीं जाएगा। ओके, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया सारा कुछ? ओके अच्छी अच्छी मैम। तैयारी करें। अब मैंने सिलेबस कम कर दिया, तो आप लोग अच्छी अच्छी तैयारी करें, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी जो असेसमेंट है, जो कि मैंने आपको असाइनमेंट देनी मैम है, फिर कितने उसकी तरफ क्वेश्चन हम पूछेंगी? बच्चा 5 क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन सेंड की हुई है ना कि आपने 5 क्वेश्चंस में पूछूंगी, कैमरा आपका ऑन होगा, सारे बच्चे दोबारा से एक दफा इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लें, आपने उन सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके फिर एग्जाम में अपियर होना है। ठीक है, अगर आप 5 यस क्वेश्चंस मैम। के आंसर 5 देते हैं और एक्यूरेट आंसर देते हैं तो आपका 5% होगा। और लास्ट ही बेटा मैं आप सबको बता दूं कि आप सारा जो सेक्शन है वो क्लास पार्टिसिपेशन नहीं करता,
जब आप क्लास पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे तो जो 5% क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स हैं वो मैं आप लोगों में से किसी को भी नहीं दूंगी और 0 मार्क्स लग जाएंगे वहां पे, ठीक है। तो इस वजह से क्लास पार्टिसिपेशन किया करें, रिव्यू करके आया करें लास्ट लेक्चर का, और जब मैं आपको कॉल करती हूँ तो मुझे रिस्पॉन्स किया करें। अदरवाइज मेरे पास एक लिस्ट है और मैं उस पर आपके नाम जो है वो मेंशन करती जा रही हूँ, ठीक है बेटा। तो फिर इसमें आपका ही नुकसान और फायदा है। तो देख लें, ये मैं आपको लास्ट एंड थर्ड टाइम जो है वो ये बता रही हूँ कि आप लोग क्लास पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं। मैं डे 1 से आपको कह रही हूँ, बट ये सेक्शन क्लास पार्टिसिपेशन नहीं करता है। इवन यू पीपल डोंट रिस्पॉन्ड मी, ओके मैम। ठीक है। तो इसलिए बेटा देखिए, आपको मैंने कहा था गलत कर दें, बट एटलीस्ट रिस्पॉन्ड मी, ताकि मुझे पता तो चले आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं ऐसे दीवारों को पढ़ा के थोड़ी चली जाऊंगी। समझ आ गई बच्चों? आप ऑल द वेरी यस बेस्ट ऑफ मैम, लक। समझ आ ओके रहा है। मैम। ठीक है बेटा, आप अच्छी अच्छी तैयारी करें और अच्छे से अपियर हो, जी मैम। ठीक है। और इसका कोई जी मैम। रीटेक नहीं होगा, तो आपको अपने टाइम पे आना पड़ेगा। आपके पास अपने आईडीज जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है बच्चों। यस मैम। मैम अच्छा ओके, मैम, आपसे मैंने कहना था, मुझे आपकी मेल नहीं मैम आती थी। मैंने आपको मेल भी की थी, हालांकि दूसरी बार। अहमद बेटा हसन। मैंने आपको फॉरवर्ड भी किया क्लास की। वैसे तो मैंने आपको बहुत ज्यादा मेल्स की नहीं। आपको क्विज वाली मेल आई है, ओरल टेस्ट वाली? मुझे भी नहीं मेल आई मैम क्विज वाली। आपने बाद में की थी, अब भी नहीं आई। जो आपने बाद में की थी, मतलब कि मेकअप क्लास वाली जो मेल की थी, वो नहीं आई थी मुझे। कोई भी ग्रुप मेल में नहीं देख आती आप। लीजिए। मैम आपको तो फिर मेरी कोई मेल नहीं आनी चाहिए ना बच्चे। मैम मुझे आपकी कोई मेल नहीं आती। मैं LMS से क्लास लिंक लेती हूँ आपका। बेटा मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा मेल्स नहीं की हैं, ठीक है। बट जो मेल्स मैंने आपको की हैं उसमें आप सब लोग ऐड हैं। और मैं आपको ये मैम इससे स्क्रीन आपने शेयर, क्विज वाली की है, वो भी नहीं आई मुझे। मुझे तो अभी मुझे बेटा तो अब पता इसमें ही तो फिर मेरा, नहीं। बच्चे मैं तो आप लोगों को सेंड कर रही हूँ। अच्छा अहमद हसन, ये देखिए ऐड है आप मेरे पास, ये आपको नजर आ रहा है? ये जी मैम। हमारे, मैम जी मेरा ये भी जी देखिए जी ऐड है। मैम। मुझे आपके मैम साथ। क्लास का लिंक नहीं सेंड करती, वो बस 2-3 ही मैम ने मेल्स की हैं यार और मैंने क्लास में भी क्विज। इसकी बात नहीं की। मैंने बात की कि क्वेश्चन का जो मैम ने मेल भेजी है मुझे। बेटा क्या नाम है आपका? मैं सब कुछ वैसे एलएमएस के ऊपर भी अपलोड करती हूँ। जी बताएं, क्या नाम है आपका? मैम रिमशा रशीद। रिमशा रशीद। यस मैम। रिमशा रशीद, अच्छा जी। रिमशा रशीद यहाँ पे नहीं है, मैं आपको भी ऐड कर लेती हूँ। मुझे बताएं बेटा, आप 2019। लोग मेरी बात सुने, आप लोग किस उसमें रह रहे हैं? ये कौन सी 21st सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी, ये बताएं जरा मुझे। अगर आप लोगों को कोई मेल नहीं आ रही है और आप लोग आपस में इतना तो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ना कि मेल नहीं मैम रिसीव ग्रुप हो रही में है तो वैसे आप आ मुझे बता जाता। दें। मैम मैम मुझे भी मेल नहीं आती। इर्तिका शुबीर। अच्छा अच्छा, रिमशा आप यही हैं? यस मैम मैं यही हूँ। अच्छा चलिए, ये देखिए मैंने आपको ग्रुप में ऐड कर दिया, ठीक है थैंक यू। जी। और कौन सा मैम बच्चा है जी? मैम मैं हाँ, इर्तिका शुबीर। इर्तिका, ओ सॉरी, एक्चुअली ये यहाँ पे आईपीसी में मेरा ख्याल है नेट का ही कोई प्रॉब्लम पड़ गया। और इर्तिका शबीर, मैम आई से। ओके सॉरी, आई से ये, अच्छा ठीक है आ गई, यही जी हैं आप? जी मैम। बेटा ये देखिए, आप तो मेरे पास ऑलरेडी ऐड है सेक्शन डी में, मैम स्लॉट ई लेकिन में। मुझे मुझे लेकिन मेल नहीं आती। बच्चों मेरे पास तो ये देख लें, जो ऐड है उनको तो आएगी ईमेल, ठीक है। जो मैम नहीं मुझे ऐड है, ये देखिए आप ऐड है। और कौन किसको नहीं आ रही मेल? मैं आपका फिर मेल्स आपको करना ही छोड़ देती हूँ। सॉरी मैम मैम मुझे नहीं आ जिनका रही कोई टीचर। काम नहीं है अब वो लीव कर दें फिर मीटिंग। जी जी, आप लोग लीव करते मैम हैं, हाँ जी। अटेंडेंस ले बाकी लें। बेटा अटेंडेंस आपकी ऑटोमेटिकली मैं ले लूंगी एलएमएस से, बाकी आप लोग कर दें लीव। हाँ जी, और कौन सा बच्चा है जिसको मेल नहीं आती? जल्दी बताएं, मैम शाबाश। मुझे नहीं आ रही। ईशा ISHA। ISHA ईशा, आगे बताएं। ईशा मंजूर। बेटा आप भी ऐड हैं। नदीम। कैसे आप लोग कह रहे हैं कि आपको मेल नहीं आ रही, जब आप मेरे पास ऐड हैं और मेरे पास इंटरनेट जस्ट इशू वेट। होगा इनका। बेटा जो भी आप फिर अपना इसको अपने एंड से सॉल्व करें। वैसे तो फिर मैं आप लोगों को एलएमएस पे के ऊपर भी सारा कुछ जो है वो शेयर कर रही होती हूँ, लेकिन अगर आप लोग इसी तरह कहेंगे कि मेल नहीं आती तो आप तो मेरे पास ऐड है, या फिर आप अपना देखें यूनिवर्सिटी एंड से प्रॉब्लम है, आपके मेल में कोई इशू है। मैंने तो आप सब लोगों को ऐड किया हुआ है।
मैम अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। मैम मेरा स्टूडेंट आईडी जो है वो गुम हो गया था, तो मैं क्या जी करूंगी? आप बेटा अपना आईडी कार्ड शुक्र आप में से किसी ने मैम इंस्ट्रक्शंस मेरा पढ़ी? स्टूडेंट आईडी गुम हो चाहे आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी? CNIC पढ़े ना बेटा, CNIC लेके आए मेरे पास। ये ठीक है देखिए बेटा, ये मैम। आपके स्लॉट को मैंने इंस्ट्रक्शन सेंड किए हैं। अब मुझे कौन कहता है कि मुझे मेल नहीं आई? ये देखें जी, इर्तिका शबीर, ये मेल आपको सेंड हुई है, ये आपका ही नाम है? बताएं मुझे बेटा। ठीक है, और किसने कहा है? अहमद हसन। अहमद हसन को ये मेल मैंने खुद फॉरवर्ड की हुई है। ये देखें अहमद, ये मैंने आपको फॉरवर्ड की हुई है। ये आप ही है अहमद हसन? ये जी देखें, मैम, ये देखें ये मैंने मैंने आपको बाद फॉरवर्ड में की हुई आपको है। कहा था जी। जी मैम। तो ये, हाँ जी, ये सारे आप लोगों को फॉरवर्ड हुई हुई है। और ये किसको मेल गई हुई है बताएं? मैम हाँ जी मैम मैंने आपसे पूछना था कि जो हमारे लेक्चर 4 में जो लेबलिंग वाली पिक्चर्स हैं वो आप इस ओरल टेस्ट में दिखा के पूछेंगी कि हाँ वो जी तो सिर्फ जी जी स्पॉटिंग के बेटा। लिए याद करें या इस ओरल टेस्ट के लिए भी करें? बेटा इसके लिए भी करें, क्योंकि उसके बाद तो हमारे पास कोई रह ही नहीं जाएगा। और क्या चीज रह जाएगी? जो फर्स्ट 5 लेक्चर्स है ना, जो कि आपके फर्स्ट 5 सेशंस के अंदर अपलोड हुए हुए हैं, उसमें से जी आपसे जी, कुछ भी उसमें मैम पूछा जो जा लेबलिंग सकता है। वाली पिक्चर्स जो लेक्चर्स के अंदर आती हैं वो आप पिक्चर दिखा के पूछ सकती हैं कि हाँ जी ये बिल्कुल। बता दें? ठीक है हाँ मैम। जी पूछ सकती हूँ, बिल्कुल पूछ सकती जी हूँ। ओके। जी जरताशा, आप बताएं बेटा। जरताशिया, आपने हैंड रेज किया हुआ है? मैम वो पहले किया था, अब लो ही नहीं हो रहा। अच्छा चलें, आप कर लें नीचे, कोई बात नहीं। चले, कोई और बच्चा, किसी ने कोई क्वेश्चन करना है? नहीं करना, जल्दी से बताएं बेटा, नमाज का भी टाइम हो गया है। कोई क्वेश्चन है? किसी का नहीं है तो हम क्लास एंड करते हैं। ठीक है, सबने अच्छे अच्छे से पढ़ना और अच्छे से प्रेजेंट होना है। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज।